अंदर हमने कोशिका के अंदर कोशिका के विभिन्न भागों के हमने चर्चा की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कोशिका जो होती है वो किस प्रकार का हमारे शरीर को बनाती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कुछ कोशिकांगों के भी हमने नाम देखे थे। इसके अलावा हमने कोशिका को शुरू कर दिया था कोशिका भित्ति और झिल्ली के द्वारा हमने स्टार्ट किया था विद्यार्थियों। पिछले सेशन के अंदर हमने कोशिका झिल्ली स्टार्ट की थी और कोशिका झिल्ली में कुछ चीजें हमने ऐड कर ली थी। तो पुनः हम प्रारंभ करते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछूं विद्यार्थियों की झिल्ली होती क्या है। तो कोशिका झिल्ली हमने देखा था कि ये प्रोटीन और वसा से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन और वसा से मिलकर के बनी होती है। जल्दी से आप ये भी चिपका दो कि कोशिका जो भित्ति थी वो किससे बनी हुई थी, कोशिका झिल्ली सॉरी हमारी किससे बनी होती है, प्रोटीन और वसा से। आप लोग कमेंट करके जल्दी बता दो कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। हमने 3 स्तर देखे थे, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और मध्य परत। कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पेक्टेट लवणों की भी हमने चर्चा की थी। कोशिका झिल्ली जो है उसमें हमने इसकी संरचना के बारे में भी देखा था विद्यार्थियों। प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम था तरल किमिर नमूना। तरल किमिर नमूना, और इस नमूने की हमने चर्चा कर ली थी, इस प्रोजेक्ट की हमने चर्चा की थी विद्यार्थियों कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसके अंदर सबसे पहले पाए जाते हैं वसा जो होती है जिसको हम लिपिड कहते हैं, उसका दोहरा स्तर पाया जाता है। ये कुछ टांगे नजर आएंगी आपको, ये सिर वाला भाग है, इन्हें हम पूंछ कहते हैं और ये सिर वाला भाग कहते हैं। ये झिल्ली की संरचना है। अब बात करें, मैंने लिखा है कि झिल्ली प्रोटीन और वसा से मिलकर के बनी होती है। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने 2 जो परतें बनाई है इसमें कहां तो वसा है और कहां हमारी प्रोटीन है। तो ये दोनों के दोनों जो स्तर हैं ये बने हुए हैं द्विपरतीय या द्विस्तरीय, द्विपरतीय वसा, और इसके बीच बीच के अंदर पाया जाता है डियर विद्यार्थियों, ध्यान रखना भाई, प्रोटीन। ये इसमें प्रोटीन उपस्थित है, कुछ प्रोटीन बीच में उपस्थित है, कुछ प्रोटीन जो है ऊपर से नीचे तक उपस्थित है। 2 प्रकार के इसमें प्रोटीन भी हो गई, और जो वसा है उसकी 2 लेयर पाई जाती है, और जो दोनों लेयर थी वो बनी होती है द्विपरतीय, या हम इसको कहते हैं विद्यार्थियों। पहले मैं एक इस झिल्ली के अंदर जो एक संरचना बनाई है इसको मैं बाहर निकाल के देखता हूं। तो डियर विद्यार्थियों, यहां पे मुझे नजर आता है कि सिर वाला जो भाग था ये तो बना था फोस्फेट से, और ये जो इसके पूंछ वाला भाग था ये बना था लिपिड से, और मैंने टोटली इसको नाम दे दिया फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड। अब आपको कोई पूछ ले कि वसा जो होती है वो कौन सी होती है, लिपिड कौन सी होती है, तो फोस्फोलिपिड होती है जिसमें फोस्फेट समूह तो उसके सिर वाला भाग होता है और पूंछ वाला जो भाग होता है वो लिपिड का होता है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ये पूछा भी था, पिछले क्लास में हमने देखा भी था कि ऊपर की ओर सिर वाला भाग जो है वो फोस्फेट का क्यों बना है और नीचे वाला जो भाग है वो लिपिड का क्यों बना है। तो डियर विद्यार्थियों, पहले आप लोग इस चित्र को देखो, ये मैंने एक कोशिका का चित्र बना दिया। कोशिका के बाहर मैंने एक परत बना दी जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब आप पूछोगे कि सर इस कोशिका के अंदर क्या जल प्रवेश नहीं करेगा क्या, और यदि जल ज्यादा हो गया तो बाहर नहीं निकलेगा क्या। तो विद्यार्थी उसमें जल प्रवेश भी करेगा और बाहर भी निकलेगा। अब आप बोलोगे कि सर हमें कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि तेलीय जो भाग होता है, वसा जो होती है, वो अपने आसपास जल को आने नहीं देती, जल को भटकने भी नहीं देती। आप लोग जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में नहाने जाते हो जिस पानी के अंदर फ्लोराइड ज्यादा होता है, केमिकल्स वगैरह ज्यादा डाले हुए होते हैं, आप उस पानी में नहाने से पहले अपनी पूरी बॉडी पे तेल की मालिश करते हो, तेल वगैरह लगाते हो, इसलिए ताकि वो जो फ्लोराइड है उसके अंदर जो केमिकल्स डाले हैं उसकी हमारी त्वचा पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए आप अपनी त्वचा पे तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि तेल जो है वो पानी को हमारी त्वचा में प्रवेश नहीं करने देता। और यदि आप लोग जैसे याद करो, आपने आज कपड़े धोए हैं भयंकर वार, महीने 2 महीने से आपके कपड़े पड़े थे, आज मन कर गया कि आज इन कपड़ों को धो ही लेता हूं। आपने धोना स्टार्ट किया कपड़ों को, तो आप लोग आधी 1 घंटे तक जब पानी के अंदर अपने हाथ भिगो के रख रखे थे, कपड़े धो रहे थे, तो थोड़ी देर बाद में जब हमने अपनी अंगुलियों को देखा तो ये अंगुलियां पलपली हो चुकी थी, जैसे इनके अंदर पता नहीं पानी चला गया हो। तो विद्यार्थियों क्या होता है कि पानी जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। आपने जिस बाल्टी में हाथ डुबो रखा था उस बाल्टी में पानी ज्यादा था, आपके त्वचा के अंदर पानी कम था, तो पानी जो है वो कम से अधिक से कहां चला गया, कम की ओर चला गया। लेकिन बात करें कि सर ये जो झिल्ली है ये तो वसा की बनी हुई है, और वसा जो है वो तेल है और ये पानी को आसपास ही नहीं आने देगा, तो इसमें पानी प्रवेश कैसे करेगा। तो डियर विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसको हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं।
कि अगर कोशिका में पानी प्रवेश कर रहा है तो वो दो प्रकार से कर सकता है। एक प्रक्रिया होती है विसरण की, जिसमें सामान्यतः जल जो है वो प्रवेश कर जाता है। जल प्रवेश करे या अन्य आयन जो होते हैं वो विसरण के द्वारा कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। याद करो, मैंने श्वसन के अंदर पढ़ाया था आपको कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी कुपिकाओं से रक्त वाहिनियों के अंदर विसरण के द्वारा आता है। दूसरा है यहाँ पे सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण, आप पूछोगे सर जी ये शब्द क्या है? तो सुसाध्य विसरण जो होता है, इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि ये आपकी झिल्ली है किसी कोशिका के बाहर की। मैंने पहले बताया था भित्ति कोई काम की नहीं है, किसी को रोकने ठोकने का काम नहीं कर रही। जो आए वो सो अंदर आ सकता है, जो जाना चाहिए वो जा सकता है, क्योंकि मरत है। उसके अंदर झिल्ली है और झिल्ली रोकने का काम करती है। ये मैंने आपके यहाँ पे चित्र बना दिया भाई। सबसे पहले फोस्फोलिपिड का, यहाँ इनके बीच बीच में उपस्थित कौन है? प्रोटीन। ये प्रोटीन उपस्थित है। जल की बूंदे आई और जल की बूंदे आकर के कहती है कि भाई हमें भी अंदर जाना जरा कोशिका के अंदर। कोशिका में जाकर के हम भी विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेंगे, लेकिन यहां से इसको आने नहीं दिया जाता, क्योंकि इसको पता है कि ये वसा जो है, तेल जो है वो पानी को आने नहीं देगा। तो ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन क्या करती है? जल की बूंद को अपने पास बुलाती है, कहती है तुम मेरे सारे सारे नीचे की ओर चली जा, या तू मेरे पास से छिप करके कोशिका में प्रवेश कर जा। उस परिवहन को हम क्या बोलेंगे? सुसाध्य विसरण। यानी यदि यदि प्रोटीन झिल्ली या झिल्ली प्रोटीन, यदि झिल्ली प्रोटीन की सहायता से, झिल्ली प्रोटीन की सहायता से विसरण होता है, सहायता से विसरण होता है, तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। देखो, अगर एक कोई भी अणु, कोई भी पार्टिकल अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हम कह देंगे भाई विसरण है। बिना ऊर्जा की सहायता से जा रहा है, कोई ऊर्जा उसमें खर्च नहीं हो रही, तो हम कह देंगे उसको विसरण है। जैसे आप याद करो, ऊपर पानी की टंकी रखी है, उसमें एक नलकी डाली और नीचे से आप लोगों ने मुंह में लगा करके उस पानी को खींच लिया। अब ऊपर से वो पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो मुझे बताओ उसमें कोई एनर्जी खर्च हो रही है क्या? वो पानी अपने आप अपने फ्लो के अकॉर्डिंग आता रहेगा। उसे हम बोलते हैं कि भाई इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती वो विसरण होता है। अगर प्रोटीन झिल्ली की सहायता से, झिल्ली प्रोटीन की सहायता से विसरण हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुसाध्य विसरण, क्योंकि उसमें किसका सपोर्ट लिया है? झिल्ली का लिया है। तो हमने यहां तक इस चित्र की भी चर्चा कर ली थी, और पिछले वीडियो में हमने फोस्फोलिपिड की भी चर्चा कर ली थी कि ऊपर वाला सिर वाला भाग जो है ये तो बना होता है फोस्फेट से, और पूंछ वाला भाग जो है वो बना होता है लिपिड से, ताकि जल के अणु जो है वो यहां तक तो आ जाए। अगर ये ही वसा का बना होता ऊपर सिर वाला भाग, तो पानी को आने नहीं देता, लेकिन ये फोस्फेट का बना था और यहाँ पानी आ गया। नीचे तेलीय या लिपिड थी, तो यहाँ प्रोटीन थी, प्रोटीन के सारे सारे छिपते हुए चला गया नीचे की ओर, लिपिड के संपर्क में ही नहीं आया। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य चयनात्मक परत है, जो किसी पदार्थों के अंदर प्रवेश करने या बाहर निष्कासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। झिल्ली जो होती है वो जीवित तंत्र है, और झिल्ली जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन और वसा की बनी होती है, जिसके अंदर फोस्फोलिपिड वसा होती है, और प्रोटीन दो प्रकार की होती है। कुछ प्रोटीन अंदर दसी हुई होती है, कुछ किनारों पे ऊपर से लेकर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहां तक फैली होती है, कुछ मध्य में दसी होती है। तो ये हमारे एक झिल्ली का भाग था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको पूछ लिया जाए कि झिल्ली बनी किसकी होती है, यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि झिल्ली बनी किसकी होती है। याद रखना साथियों, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो आप लोग ये भी चाहो तो नोट कर लो, सुसाध्य परिविसरण क्या होता है, एक छोटा सा स्टार लगा के नीचे पॉइंट ये नोट कर लो। आगे हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। भित्ति हमने पढ़ ली, झिल्ली हमने पढ़ ली, ये हमारी कोशिका थी, और इस कोशिका के अंदर ये बाहर की परत सबसे पहले जिसका नाम था कोशिका भित्ति, और उसके अंदर की जो परत थी उसका नाम था कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली है और ये क्या है? भित्ति है। ठीक है डियर विद्यार्थी, अब यहाँ पे हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं कोशिका के, इसकी भी हमने स्टडी कर ली, इसकी भी हमने स्टडी कर ली। अब हम पूछ गए अंदर की ओर, और अंदर की ओर जैसे हमने पूछे, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, जल का मीन से यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, ये सारा का सारा द्रव्य भरा हुआ है भाई। और इस द्रव्य का नाम क्या है? अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं डियर विद्यार्थियों, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में। तो ये हमारा जीव द्रव्य है, ये हमारा जीव द्रव्य है।
ओके, अब मैं इस जीव द्रव्य को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं विद्यार्थियों। बीचों बीच में मैं बनाता हूं यहाँ पे एक छोटी सी संरचना जिसका नाम है केंद्रक। आप सभी को पता होगा कि कोशिका के बीचों बीच में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक जो होता है वो कोशिका का हार्ट है, कोशिका का सीपीयू है, कंट्रोल करने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, तो बीचों बीच में हमें एक संरचना दिखाई दी जिसका नाम था केंद्रक। और केंद्रक जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है विद्यार्थियों, इसमें भी ये द्रव भरा हुआ था। जब हमें चर्चा की कि भाई इसके अंदर भी द्रव भरा हुआ है, हमारे इस कोशिका के बाहर रूप से भी जो झिल्ली के अंदर घिरी हुई संरचना है उसमें भी द्रव भरा हुआ है, तो हमने यहाँ पे देखा डियर विद्यार्थियों कि केंद्रक की जो झिल्ली थी, ये केंद्रक की झिल्ली है, ये कोशिका की झिल्ली है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में जितना भी द्रव्य भरा है उस द्रव्य का नाम था कोशिका द्रव्य। जरा जल्दी से बता दो भाई क्या नाम है कोशिका द्रव्य किसका? केंद्रक झिल्ली। ये मैं बता देता हूं, ये केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, सेंट्रल मेम्ब्रेन, और ये क्या है हमारा केंद्रक। ठीक है भाई, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य का जितना भी स्पेस बच गया वो सारा क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। और बीचों बीच में जो केंद्रक के बीच में एक छोटी सी संरचना और पाई जाती है जिसका नाम होता है केंद्रिका। केंद्रक का भी केंद्र है, उसका नाम है केंद्रिका। केंद्रक का केंद्र कौन है? केंद्रिका। अब इस केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के बीच में भी मैंने कुछ द्रव बताया आपको, जो हमने कहा है कि भाई इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है, इसका नाम है डियर विद्यार्थियों केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, दोबारा से एक बार इसको देखने की कोशिश करो कि केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जितना भी द्रव्य भरा है उसका नाम तो क्या है? कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा है उसका नाम क्या है? केंद्रक द्रव्य। अब मैंने एक वर्ड और लिख दिया यहाँ पे, जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य को भी यहाँ से हटा देता हूं और नीचे की ओर इसको नोट करता हूं विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो डियर विद्यार्थियों प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जितना पानी भरा है कोशिका द्रव्य, और साथ में केंद्रक में कितना द्रव्य भरा है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो गया? आपका प्रोटोप्लाज्म, आपका जीव द्रव्य हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमने झिल्ली के अंदर उतर के जितना भी द्रव्य देखा है वो सारा क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक कोशिका के बीच में भरा हुआ है और एक केंद्रक जो छोटी सी भाग है वो बना हुआ है उसके अंदर। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं, आपने गांव में कुएं बने हुए जरूर देखे होंगे। कुआं जो होता है ना उसमें पानी भरा होता है। अभी वर्तमान में हालांकि कुओं में पानी नहीं रहा, लेकिन आपको याद हो, आप अपने दादा, आपके पापा उनको पूछ सकते जिन्होंने खेती बाड़ी की है कि पहले कुओं के अंदर पानी भरा हुआ होता था। तो आप ये बोल दो कि जिस कुएं के अंदर पूरा पानी भरा है उसका नाम तो है जीव द्रव्य। और आपको एक चीज और याद हो, उन कुओं के अंदर दो कुएं बने होते थे, बाहर वाला बड़ा कुआं होता था और उसके अंदर जाने के बाद में छोटा सा कुएं नीचे की ओर होती जिसे हमें कुई कहते हैं। तो कुई के अंदर जो पानी भरा है वो तो है आपका केंद्रक द्रव्य, और जो बड़े वाले कुएं के अंदर पानी भरा है वो आपका कोशिका द्रव्य। और पूरे कुएं का पानी क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, जीव द्रव्य कहलाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जल्दी से इस चित्र को बना दो विद्यार्थियों पहले तो, कि हमारे पास में ये जो चित्र है ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य क्या होता है, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे टोटल जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो चित्र के द्वारा भी। अब हम स्टार्ट करें कि जीव द्रव्य है क्या। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य इसमें लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं डियर विद्यार्थियों? जीव द्रव्य कहते हैं। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, इसका हिस्ट्रिकल पार्ट के बारे में भी आगे और बात करें। जीव द्रव्य जो होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा गया है कि कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है। तो डियर विद्यार्थियों अगर हम बात करके चले जीव द्रव्य की,
तो पूरी कोशिका का पानी जीव द्रव्य कहलाएगा, और उसमें से यदि हम केंद्र के जल को हटा दे, केंद्र के द्रव्य को हटा दे, तो वहां कौन बच जाएगा? आपका कोशिका द्रव्य बच जाएगा। ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना है और ये याद भी रखना है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो डियर विद्यार्थियों, साइटोप्लाज्म जो है वो आपके जीव द्रव्य में से यदि हम केंद्रक द्रव्य को हटा दे तो हमारा साइटोप्लाज्म बच जाएगा। और मैक्सिमम चीजें हमें इस पार्ट को अब दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। एक तो हमें केंद्रक के बारे में पढ़ना है और एक हमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ना है। यानी विद्यार्थियों, हमारा ये टॉपिक अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि सीधी सी स्टडी करके चले हम, तो हम कह सकते हैं कि एक बार हमें बड़ा वाले कुएं की स्टडी करनी है और फिर हमें छोटा जो कुआं है उसकी स्टडी करनी है। तो ये एक तो होगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होगा डियर विद्यार्थियों यहाँ पे केंद्रक। हालांकि केंद्रक में भी हम सब चीजें ऐड करेंगे। कोशिका द्रव्य की बात करके चले, साइटोप्लाज्म की बात करके चले, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस कोशिका के अंदर जितना भी कोशिका द्रव्य है उसके अंदर विभिन्न हमें कुछ ऑर्गन्स, कुछ भाग जो है वो तैरते हुए नजर आएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे कोशिकांग। तो विद्यार्थियों, कोशिका द्रव्य में हमें नजर आएंगे कोशिकांग, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम पढ़ेंगे डियर विद्यार्थियों लवक। लवक के बाद में हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम ER बोलेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों राइबोसोम। फिर पढ़ेंगे गोल्जी काई। हालांकि ज्यादा कुछ चीजें इनकी हमें पढ़नी नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें इनके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे हम लाइसोसोम। लाइसोसोम फिर पढ़ना है हमें तारक काय। फिर पढ़ना है हमें सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज। और एक पढ़ेंगे अब इसके अंदर रिक्तिका या रसदानी। ये कुछ चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। एक नाम और लिख देता हूं, सीलिया और पक्षमाप। सीलिया और पक्षमाप, ये सभी कोशिकांग जो है इस कोशिका के अंदर उपस्थित है। केंद्र के अंदर हमें जो चीजें पढ़नी है उनके बारे में भी देख लो। सबसे पहले हम जब केंद्र के अंदर प्रवेश किए तो हमें केंद्र की झिल्ली मिली सबसे पहले, और इस झिल्ली के अंदर हम जैसे ही प्रवेश किए इसमें भी वो द्रव भरा हुआ था जिसका नाम था केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य के अंदर हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं नजर आई, जैसे ये केंद्रक है विद्यार्थियों, और इस केंद्रक के अंदर ये सारा का सारा जितना भी द्रव्य भरा हो उसका नाम हमने केंद्रक द्रव दे दिया। लेकिन इसके अंदर धागे नुमा कुछ संरचनाएं उपस्थित थी। इस प्रकार से एक धागा जो है आप उसको दोनों हाथों के अंदर लेकर के मेल लो बढ़िया तरीके से, यानी अपन कहते हैं कि भाई धागा जो है वो उलझ गया। उसके जैसी कुछ चीजें पाई जाती है जिनका नाम था क्रोमेटिन के तंतु। क्रोमेटिन के तंतु। तो हमें केंद्र के अंदर कुछ चीजें नजर आई। सबसे पहले केंद्र की झिल्ली आई, फिर केंद्रक झिल्ली के बाद में केंद्रक द्रव्य आया, उसके बाद में क्रोमेटिन के तंतु आए, और बीचों बीच में मैंने अभी भी आपको बताया था कि केंद्रक का भी द्रव वो केंद्रक का भी केंद्रक होता है जिसका नाम है केंद्रिका। केंद्रिका। तो देखो, हमारे इस टॉपिक को मैंने पहले आपको आधार बताया है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है। हमने अभी तक कोशिका के बारे में बेसिक सी चीजें देख चुके हैं, अभी हम कोशिका में एंटर नहीं किए हैं। अभी तक हमने भित्ति और झिल्ली को पार किया है, अब हम सभी कोशिका में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो गेट लगे हुए थे बाहर की ओर, बाहर का जो गेट था उसका कोशिका भित्ति नाम था, और जो अंदर का गेट था उसका नाम कोशिका झिल्ली था। पादपों में दोनों गेट होते हैं, लेकिन जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवेश कर चुके, करते ही सबसे पहले जो पानी भरा हुआ था बड़ा बड़ा, हमें अभी तक बीच में जाके नहीं देखा है कि बीच में केंद्रक भी रखा है। आप जो बाहर का पानी भरा था उस पानी को में उतरे, उसका नाम था कोशिका द्रव्य। आप में से किसी को माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, किसी को लवक दिखा, किसी को ER दिखी, किसी को राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, तारक सूक्ष्म काय, रिक्तिका, सीलिया, पक्षमा, विभिन्न तरीके की आपको संरचनाएं नजर आई। अब आप में से सारे घूमते हुए इस पानी के अंदर आप पहुंच गए बीचों बीच में, और बीचों बीच में आपको एक अन्य संरचना नजर आई जिसका नाम था केंद्रक। मन की जिज्ञासा हुई कि मैं केंद्रक में भी उतर के देखूं कि केंद्रक में क्या क्या मिलेगा। तो जब आप केंद्रक में गए डियर विद्यार्थियों, तो केंद्रक में सबसे पहले तो बाहर की ओर एक बाउंड्री लगी हुई थी
उसका नाम था केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर जब आप उतरे तो उसमें भी द्रव भरा हुआ था जिसका नाम था केंद्रक द्रव्य, और उसके अंदर तो आपको यूं मिली हुई सी संरचनाएं धागे की समान नजर आई, उनका नाम था क्रोमेटिन के तंतु। और तो और उनके भी बीच में गए तो एक छोटा सा धब्बा सा नजर और आया हमें जिसका नाम था केंद्रिक। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम प्रवेश करेंगे डियर विद्यार्थियों कोशिका के अंदर, और हमारा सबसे पहला पार्ट होगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। चलो हम प्रवेश करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबसे पहले मुझे बता दो डियर विद्यार्थियों, हमने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग पहले कहां किया है? मैं याद दिलाऊं आपको, हमने एक श्वसन का टॉपिक पढ़ा था, और उस श्वसन में हमने देखा था कि वायवीय श्वसन जो होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। कोशिका द्रव्य तो आप देख चुके हो। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका में एक तैरता हुआ कोशिकांग है। ठीक है विद्यार्थियों, ऊपर चाहे आप लिख लो कोशिकांग क्या है। कोशिकांग, तो कोशिकांग क्या है? कोशिका में उपस्थित, कोशिका में उपस्थित विभिन्न विभिन्न उप इकाइयां, माइटोकॉन्ड्रिया की नाम की बात करके चले तो सबसे पहले विद्यार्थियों पोलिकल नाम का वैज्ञानिक था, जिसने पोलिकल ने जीवाणुओं की तंत्रिका कोशिकाओं, तंत्रिका सेल में इनको देखा था। सबसे पहले किसने देखा भाई? कोलिकल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने जीवाणुओं की तंत्रिका कोशिकाओं में से देखा था। ओके, और भी अनेक वैज्ञानिक है जिनमें से कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनका नामकरण दिया था, कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको अन्य नामों से भी पुकारा था। तो विद्यार्थियों और बात करके चले तो इसके संबंधित सी बेंडा, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने इसे फिल्ला कहा था, फिल्ला कहा। ओके, सी बेंडा जो थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द भी यूज किया था। तो ये कुछ वैज्ञानिक है जिनके बारे में भी आप जानकारी रखना। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी संभावना ये होती है कि इसके उपनाम क्या होते हैं, उपनाम। और उपनाम जो है ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है विद्यार्थियों। इसको कहते हैं पावर हाउस, शक्ति ग्रह, पावर हाउस, शक्ति ग्रह। जैसे अपने बिजली घर से बिजली बन करके अपने घरों में आती है, वैसे अपने शरीर के अंदर जो बिजली जाती है वो कहां से जाती है भाई? शक्ति ग्रह से। और शक्ति ग्रह कौन है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक उपनाम और याद रखना, यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग लिख लो भाई, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ये क्यों शब्द मैंने लिखा है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों बोला है मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोलिकल ने सर्वप्रथम इसको जीवाणु कोशिकाओं में खोजा था, सी बेंडा ने भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, फ्लेमिंग ने इसे फिल्ला कहा था, और भी अनेकों वैज्ञानिकों ने इससे संबंधित बहुत से प्रयास किए थे। उपनाम जो है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यह शक्ति ग्रह है और अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है। ये नाम जो है बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि कोशिका का शक्ति ग्रह कौन होता है, पावर हाउस कौन होता है, तो वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम अभी आगे आने वाली क्लास में या जस्ट थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का आनुवांशिक पदार्थ मिलता है और इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए अपनी खुद की फोटोकॉपी करने में समर्थ होता है। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। जो खुद की फोटोकॉपी खुद बना ले उसको हम कहते हैं स्वायत्त। तो इसमें भी कुछ गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अब इसके एक बार चित्र की हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका डायग्राम जो है वो क्या कहता है हमें। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई दी बार की संरचना। आपने जूता देखा होगा, है ना, बापू की लीत्रा जरूर देखा होगा, तो उसके समान इसकी संरचना होती है। आपको फैली हुई ये नजर आएगी। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, यानी कि ये धागे के जो सूत्र होते हैं, धागा जो होता है उसके समान नजर आती है। चर्चा करें इसके अंदर कितनी परतें दिखाई देती है आपको, तो सबसे पहले ये तो है बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियां आपको दिखाई देंगी? दो। ये बाह्य झिल्ली है। इसके अंदर आपको दूसरी झिल्ली और नजर आई
जिसका नाम था आंतरिक झिल्ली। और ये भी एक एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का नाम क्या है। ये आंतरिक संरचना है जिसका नाम है आंतरिक झिल्ली और इसका नाम है डियर विद्यार्थियों क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली और इस आंतरिक झिल्ली का नाम है क्रिस्टी। क्या है? क्रिस्टी। क्रिस्टी किसको बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सा द्रव भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये है डियर विद्यार्थियों इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सी अन्य कोशिका के अंदर जो संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि ये खुद एक कोशिकांग है और कोशिका के अंदर भी उपापचयी क्रियाएं चलती हैं जिनके अंदर बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और ध्यान रख लेना, ये जो जितने भी आंतरिक झिल्ली है इसके अंदर आपको कुछ अन्य कण नजर आएंगे जिनका नाम होता है F1 कण। कुछ बैडमिंटन की समान संरचनाएं नजर आएंगी डियर विद्यार्थियों जिनको हम बोलेंगे F1 कण। F1 कण। अब आप पूछोगे सर ये संरचना बढ़ाने का रीजन क्या है? पहला क्वेश्चन तो यहां से यह आया कि इसकी आंतरिक झिल्ली का नाम क्या है, तो आंतरिक झिल्ली का नाम क्या है? क्रिस्टी। ठीक है, और इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर F1 कण पाए जाते हैं। आप अपने खुद के दिमाग से ये बताओ मुझे कि इन दोनों झिल्लियों में से कौन सी झिल्ली है जिसका क्षेत्रफल अधिक हो गया, लंबाई अधिक हो? एक झिल्ली तो बाहर वाली है और एक झिल्ली आंतरिक है। इन दोनों झिल्लियों में से कौन सी झिल्ली है जिसकी लंबाई जो है वो सर्वाधिक है? तो आप अपने इच्छानुसार मुझे जल्दी से बता दो। इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली का नाम क्रिस्टी है, इसकी लंबाई अत्यधिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है? वलन उपस्थित है। जैसे आप एक काम करो, एक रस्सी को सीधा इस प्रकार से बिछा दो, आप बोलोगे कि वो रस्सी कम लगी है, लेकिन आप यूं घुमा फिरा के पूरी रस्सी का एक सर्कल बना रहे हो, गोला बना रहे हो, तो आप बोलोगे उसमें रस्सी ज्यादा लगेगी। तो ज्यादा क्यों लगी इस पे भी हम चर्चा करेंगे। भाई इतने वलन क्यों बनाए सर इसके अंदर? सीधी भी तो बना सकते थे बार वाली की तरह, तो हमने बार वाली की तरह नहीं बनाया रहे, अंदर वाली जो है उसको हमने कुछ घुमा फिरा के बनाया है। ठीक है भाई, क्योंकि अंदर वाली संरचनाएं जो है वो ज्यादा गुथी हुई रहेंगी, जिसका नाम है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी है वो कोशिका का पावर हाउस का काम करती है मुख्य रूप से, यानी कि ये नीचे लिख देता हूं मैं, क्रिस्टी में अत्यधिक वलन पाए जाते हैं। अत्यधिक वलन पाए जाते हैं जिससे जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात इसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? क्षेत्रफल बढ़ने से इस पर वायवीय शोषण से संबंधित अनेक एंजाइम वायवीय शोषण से संबंधित अनेक एंजाइम जुड़ सके, जिस पर अगर इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा इसमें वायवीय शोषण से संबंधित एंजाइम जुड़ते जाएंगे। अब आप बोलोगे एंजाइम कहाँ जुड़ रहे हैं? ये जो मैं बैडमिंटन के समान संरचना बना रहा हूं F1 कण, ये इसके अंदर ध्यान रखना डियर विद्यार्थियों, कौन जुड़े हुए हैं? वायवीय शोषण से संबंधित एंजाइम। चलो देखो, हम पुनः लौटते हैं एक बार चित्र की ओर। आपको याद हो तो हमने वायवीय शोषण के अंदर पढ़ा था कि हमने जो भोजन लिया है उससे हमें ग्लूकोज मिला और वो ग्लूकोज आपका चला गया कोशिका के अंदर। अब कोशिका के अंदर जाने के बाद में उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन आएगी? ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ देती है तो उस शोषण को हम कहते हैं वायवीय शोषण। अब इस कोशिका के अंदर यहां जैसे मान लो आपका ग्लूकोज प्रवेश कर गया, अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन जिन औजारों का प्रयोग कर रही है वो आपके F1 कण है। जितने ज्यादा F1 कण यहाँ, जितने ज्यादा एंजाइम मिलेंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इन्हीं के सहारे तोड़ रहा है। अब अगर हमें एंजाइम अधिक चाहिए तो एंजाइम को जोड़ने के लिए भी पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक चाहिए। जैसे आप किसी जिम के अंदर बैठा रहे हो, बारात आ गई और आप चाह रहे हो कि हम इसको बैठाएं,
तो आप क्या करो, घुमा फिरा के दरियों को यूं बिछा दो और उस पर आप आराम से बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को बैठा सकते हो, है ना। हालांकि आजकल दरिया नहीं रही, दरिया बिछाने का काम अब केवल और केवल राजनीतिक पॉलिटिक्स की चर्चाओं के अंदर होने लगा है, केवल और केवल राजनीतिक रैलियों के अंदर दरिया बिछाई जाती है। बाकी शादी ब्याहों में आजकल दरिया बिछाना बंद हो गया। तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो विखंडन है वो F1 कण करेंगे विद्यार्थियों, और F1 कणों के यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के कारण हमें ऊर्जा मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एंजाइम जुड़े। ज्यादा एंजाइम कब जुड़ेंगे, जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और अधिक होगा, बिठाने के लिए जगह और होगी, तो यहां अधिक से अधिक एंजाइम जुड़ेंगे। तो यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन गया कि वायवीय श्वसन जो है वो कहां संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां संपन्न हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे आपको कितनी एनर्जी मिली, आपको इससे एनर्जी मिलेगी 36 से 38 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 36 एटीपी प्राप्त होगी, 2 एटीपी आपको कोशिका द्रव्य में प्राप्त होगी। यानी वायवीय श्वसन कहां संपन्न हुआ, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और इससे 36 से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी क्या है, जिस प्रकार से आप बिस्किट का पैकेट लेकर के आते हो, उस बिस्किट के पैकेट में एक एक बिस्किट को मिला करके पूरा पैकेट बना दिया जाता है, वैसे ही ऊर्जा का पैकेट कौन है, एटीपी, और इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चिपका दो भाई, क्या नाम है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसका नाम है, आपके एटीपी का। और एटीपी क्या है, ऊर्जा का बंडल है, ऊर्जा का पैकेट है। अब जैसे आप बताओ, आपके हाथ जो है वो लिखने का काम कर रहे हैं। अब आपके हाथों को यदि लिखने के अंदर थकान महसूस हो रही है, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा अधिक चाहिए। आपके पैर बेचारे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लेकिन पैरों की कोशिकाएं भी तो ऊर्जा बना रही है। काम कौन कर रहा है, हाथ और आपका ब्रेन। आपको ये मत कह देना कि सर जी मैं तो माथा है, मेरा जो मस्तिष्क है उसको भी बिल्कुल शांत कर रखा हूं। तो भाई मस्तिष्क जो है वो भी थकता है। तो हाथ से लिख रहे हो, मस्तिष्क बेचारा सोच विचार करने में समय लग रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उनको सुन भी रहे हो, तो इसमें आप लोगों की एनर्जी खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। अब इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए क्या होता है, देखो आपके शरीर के अंदर ये कोशिकांग ही है जो सारा काम धाम कर रहे हैं। एक कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जी काय, वो क्या काम करता है, आपके शरीर में स्त्रावण का काम करेगा। एक भाग से ऊर्जा को उठाता है, दूसरे भाग में लाकर के टेकता है। यानी वहां से ऊर्जा उठाई पैरों से और ला करके आपके हाथ यदि लिखने का काम कर रहे तो इनको ला करके ऊर्जा दे देगा कि भाई तुम लिखो, तुम्हारे पास में ऊर्जा की कमी नहीं आनी चाहिए। तो आप एक चीज बताओ, जब दौड़ लगाते हो उस समय आपके पैर थकते हैं, सिर्फ या पूरे शरीर में थकान होती है। पैरों में हालांकि दर्द जरूर होता है, लेकिन थकान पूरे शरीर के अंदर होती है। क्यों, क्योंकि दौड़ के समय आपके पैर जो है वो भाग रहे थे, पैरों को अधिक ऊर्जा चाहिए थी आपकी, तो बाकी शरीर की जितनी भी ऊर्जा थी वो आपके पैरों में जा रही थी। तो ऊर्जा पूरे शरीर में कम हो रही है। जैसे जैसे ऊर्जा कम होती जाएगी, वैसे वैसे व्यक्ति की जो बोलने की क्षमता है, दौड़ने की क्षमता है, वो कम होती जाएगी। अब जैसे जैसे मास्टर के अंदर एनर्जी बीतती जाती है, तो एनर्जी बीतते बीतते मास्टर जो है वो धीरे धीरे डाउन आ जाते हैं, और आप लोगों को लगेगा कि मास्टर सोने के फिराक में है ना। तो ये सब ऊर्जा का कमाल है। आप में यदि अच्छी एनर्जी रहेगी तो आपकी कार्य करने की क्षमता अधिक रहेगी। सीधी सी बात है, जितनी ऊर्जा उतनी कार्य करने की क्षमता। इसलिए समय पे भोजन लिया करो, क्योंकि शरीर के अंदर जब तक एनर्जी है तब तक अपन जीवित है। और इसके लिए स्वादिष्ट भोजन लिया करो, है ना। यूं नहीं है कि रूमों पे रहते हो, सुबह से शाम तक खाना नहीं बना रहे, एक टाइम खाना खा रहे हो। जब आप माइंड से ही 100% उपस्थित नहीं रहोगे तो क्या का खाक पढ़ाई होगी फिर, है ना। सबसे पहला सुख है हमारी निरोगी काया, और इसके लिए हमें भरपूर ऊर्जा चाहिए। क्योंकि बॉडी जो है, जिस प्रकार से वही बात है कि किसी गाड़ी के अंदर यदि आप उसकी सर्विस नहीं करवा रहे हो, उस गाड़ी में यदि आप पेट्रोल डीजल नहीं डाल रहे हो, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी। ये भी गाड़ी है, इस गाड़ी को भी ऊर्जा चाहिए। इसका पेट्रोल डीजल भोजन है, तो भोजन हमें लेना चाहिए। भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज को हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूछा था कि ले रे माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसे तू ले और जल्दी से ऊर्जा के पैकेट बना बना के हमें देता जा, हम शरीर के अंदर पहुंचाते जाते हैं। तो कई बार आप लोग जैसे थक जाते हो, थकान होते ही आप लोगों को लगने लगता है कि भाई मैं पूर्णतया अब रेस्ट की अवस्था में जाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थियों, आपको समय पे भोजन लेना चाहिए। ज्यादा भी भोजन अड़ा के नहीं लेना चाहिए कि खाते ही नींद आने लग जाए। अल्पाहारी रहो, लेकिन भोजन जो है वो संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ताकि काया और माया दोनों सुखी रहे, है ना। ओके, अब हम और आगे बात करें। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका नाम मैंने अभी एक शब्द यूज किया था, अर्ध स्वायत्त कोशिका। थोड़ी सी मैं भी एनर्जी ले लेता हूं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, अर्ध स्वायत्त कोशिका हमने बोला था। तो भाई हमने इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग नाम दिया है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग।
जरा नजरें गड़ा के देखते रहो भाई, इसका नाम अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों पड़ा? क्योंकि जब मैंने इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखा तो इस संरचना के अंदर मेरे को विद्यार्थियों, जो मैंने इसका मैट्रिक्स वाला भाग बताया था आपको, इस मैट्रिक्स वाले भाग में मेरे को बहुत सी चीजें नजर आई जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। क्योंकि हमारे कोशिकाओं के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ, हमारा जो डीएनए है, डीएनए क्या है आप बोलोगे सर जी हमारे मम्मी पापा की पहचान है, क्योंकि हम जो मम्मी पापा के अंदर जो आनुवांशिक गुणसूत्र थे वो हमारे शरीर में आए हैं, और गुणसूत्र किस में आए? हमारे डीएनए के द्वारा। तो हमारा जो डीएनए है, हमारी जो पहचान है, वो अभी मैंने आपको एक संरचना बताई थी केंद्रक, और केंद्रक में क्रोमेटिन के तंतु धागेनुमा संरचनाएं, वो और कुछ नहीं आपके गुणसूत्रों से, आपकी हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उनसे मिलकर के बने होते हैं। लेकिन मेरा माथा ये घूम गया कि मैं, अगर मुझे आनुवांशिक पदार्थ खोजना है तो मुझे केंद्रक में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है ना, ये खुद का भी आनुवांशिक पदार्थ लेकर के बैठा है, खुद का आनुवांशिक पदार्थ लेके बैठा है। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि कोशिका के पास में, खुद के पास में बेचारे पर्सनल उसका क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। लेकिन हमें जब ये अचंभा हुआ कि कोशिका में उपस्थित एक छोटा सा कोशिकांग, वो खुद भी अपना आनुवांशिक पदार्थ लेकर के बैठा है। सीधी सी बात ये होगी रे, ये घर का पूरा चार्ज जो है आपके दादा के पास में था, 65% सारा दादा के पास में होता था। लेकिन यूं आपके और भी कोई पापा चाचा जो है वो पैसे छिपा करके अपने पास रख रखे, तो मैं अचंभा होगी दादा के पास इतना पैसा नहीं है जितना उनके पास पैसा छिपा रखे हैं। तो यही बात होगी कि कोशिका के पास में खुद का आनुवांशिक पदार्थ था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया खुद का भी आनुवांशिक पदार्थ छिपा रखा है। और तो और विद्यार्थियों, मुझे यहाँ पे और कुछ चीजें नजर आई जिनका नाम था राइबोसोम। राइबोसोम यानी कि राइबोसोम तो वो हो गया जो हर कहीं उपस्थित है। मैंने पहले आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताया, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोई कोशिकांग नहीं मिलेंगे, लेकिन नीचे चिपका दिया अपवाद, और अपवाद में मैंने चिपका दिया 70S राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम होना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चाहिए था, चला गया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। कोई बात नहीं, चलने वाली बात थी भाई, घूमे कोई बात नहीं। लेकिन जब कोशिका को हमने देखा तो इस कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं उपस्थित थी। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, लवक था, ये राइबोसोम खुद एक कोशिकांग है, खुद क्या है? कोशिकांग। लेकिन ये अन्य कोशिकाओं में भी प्रवेश कर गया, यानी विद्यार्थी जिसका कोई नहीं होता वो हर जगह घूम घाम के आ जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित था, खुद भी कोशिकांग लेकिन कोशिकांग में भी उपस्थित है। यानी विद्यार्थियों हमने कह दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया भाई आम व्यक्ति तो नहीं है, मतलब आम कोशिकांग तो नहीं है, इसके अंदर तो सब चीजें उपस्थित है। इसलिए मैंने इसका नाम ही क्या दे दिया? अर्धस्वायत्त कोशिकांग। यानी इसके पास में, के पास खुद का आनुवांशिक पदार्थ, खुद का आनुवांशिक पदार्थ तथा राइबोसोम उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित है। विद्यार्थियों जिसके पास में खुद का आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, देखो सुनो एक बार इधर लौट के आओ, ये कोशिका थी और इस कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक उपस्थित था। इस केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ को हमने भर रखा है। जब हमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनानी होती है तो पहले विद्यार्थियों इसका भी हमें डबल करना जरूरी होता है। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे ना, उसमें चर्चा करेंगे कि केंद्रक का विभाजन जो है वो भी जरूरी है। अब केंद्रक का विभाजन हो, एक केंद्रक से दो केंद्रक बने, तब जाके एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी डियर विद्यार्थियों। अगर केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ है तो दो कोशिकाएं नहीं बन सकती, क्योंकि आनुवांशिक पहचान नई कोशिका में पहुंचाना जरूरी है, और वो किसके द्वारा जाएगी? केंद्रक के द्वारा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मान लो उसकी मृत्यु हो गई और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को कह रहा है कि कोशिका देख, मुझे तो 1 से 2 होना है, मुझे 1 से 2 होना है। अब यदि कोशिका डबल होगी, 1 से 2 होगी, तभी मैं डबल हो पाऊंगा। तो ये कोशिका के पास में गया और कोशिका को बोला कि कोशिका तू डबल हो जा, अपना विभाजन कर ले और 1 से 2 हो जा, ताकि मेरी भी संख्या 2 हो जाए। कोशिका ने मना कर दिया कि भाई मैं तो अभी नहीं डबल हूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, उसको धमकी देता है कि तू डबल नहीं हो तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई यही तो है ना कि कोई चीज नहीं बनेगी तो उसमें हमें आनुवांशिक पहचान पहुंचानी पड़ेगी। मेरे पास में खुद का आनुवांशिक पदार्थ है, और यदि तू डबल नहीं होगी, मेरे में भी ये क्षमता है कि मैं डबल हो जाऊं। यानी विद्यार्थियों इसके पास में क्षमता है डबल होने की,
खुद की फोटोकॉपी बनाने की, इसलिए इसका नाम ही क्या है, अर्ध स्वायत्त कोशिका। मैं नोट कर देता हूं नीचे, आता है, आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया खुद की या स्वयं की, स्वयं की प्रति बना सकता है। प्रति का मतलब होता है फोटोकॉपी, बना सकता है, बना सकता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। विद्यार्थी, उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों बोला? क्योंकि इसके पास में खुद का अनुवांशिक पदार्थ है और ये धमकी दे रहा है कोशिका को कि बोल डबल हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मैं डबल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में खुद का अनुवांशिक पदार्थ है और डबल होने के लिए अनुवांशिक पदार्थ चाहिए। तो विद्यार्थियों, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, क्योंकि ये स्वयं क्या बना सकता है, प्रतिकृति बना सकता है। प्रतिकृति लिख लो पूरा शब्द, फोटोकॉपी बना सकता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया भाई, अर्ध स्वायत्त कोशिका। और कुछ चर्चा कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर में आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये आपके शरीर में क्या बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है, और ऊर्जा बना रहा है इसीलिए आप लोग जीवित हो। तो हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक अति महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, और जब तक हमें ऊर्जा मिलेगी तब तक ही हम काम कर पाएंगे। लेकिन एक पॉइंट और नोट कर लो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें केवल वायवीय श्वसन की संपन्न होता है, वायवीय श्वसन ही संपन्न होता है। अब आप बोलोगे सर जी ये पॉइंट क्यों लिखा है हो? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको ऊर्जा जो है ना वो दो प्रकार से मिलती है शरीर को। एक तो मिलती है वायवीय श्वसन से और एक मिलती है अवायवीय श्वसन से। अर्थात समझो, जैसे मान लो मुझे दौड़ लगानी है, रेस लगानी थी, अब मेरे शरीर में जो ऑक्सीजन जा रहा है ना वो तो उतना ही जाएगा जितना जा रहा है ना। तो उस समय क्या होगा, मेरे शरीर में ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा। याद रखना, अपन दौड़ लगाते हैं, सांस बढ़ने लगता है, भेजो भाई ऑक्सीजन माइल और भेजो, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन पर्याप्त नहीं जा पाता। उस समय क्या करती हैं हमारी कोशिकाएं, क्या करती हैं, जो ग्लूकोज था उसको बिना ऑक्सीजन के तोड़ देती हैं। और ध्यान रखना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश किया है तो वो ऑक्सीजन की परमिशन से ही टूटेगा, लेकिन यदि कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित है, बाहर ही उपस्थित है, तो वहां तोड़ सकते हो आप लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो अगर प्रवेश कर गया तो वहां उसे ऑक्सीजन तोड़ेगा, और जहां ऑक्सीजन तोड़ दिया उसे हम क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। लेकिन यदि बिना ऑक्सीजन के कहीं तोड़ा जा रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं टूटा। विद्यार्थियों, आपको पूछ ले कि ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के तोड़ा गया है, बताओ कहां तोड़ा? तो याद रखना, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं किया है। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही है, और वहीं पे हमने हमारे इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा नहीं तोड़वाए हैं, वो खुद स्वयं टूट गया, और उससे हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होता है, थकान होती है। हम भागते हैं तो भागने से हमारे शरीर में थकान जो है वो लैक्टिक एसिड के बनने से होती है। अतः हमारे यदि वायवीय श्वसन हुआ है तो उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो अपने को थकान भी नहीं होगी। तो याद रखना, इसमें केवल और केवल कौन संपन्न होता है, वायवीय श्वसन संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर F1 कण पाए जाते हैं, जो वायवीय श्वसन से संबंधित एंजाइम जुड़े होते हैं, जिस पर वायवीय श्वसन से संबंधित एंजाइम जुड़े होते हैं, अब आप बात करोगे सर जी एंजाइम क्या है? देखो, एंजाइम वो आदर्श शक्ति है जो किसी भी क्रिया के प्रति जो है उस क्रिया को बढ़ा सकती है या उसको घटा सकती है। तो एंजाइम जो है वो जुड़ जाते हैं किसी भी क्रिया के अंदर, और जुड़ करके उसकी क्षमता को विखंडित भी कर सकते हैं, किसी को जोड़ भी सकते हैं। तो इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके F1 कण पर पाए जाते हैं, क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से कौन सा बना कि माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम, इसे पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है, पावर का काम कर रहा है। दूसरा ये कि इसकी आंतरिक झिल्ली का नाम क्या है, क्रिस्टी, और क्रिस्टी जो होती है वो अत्यधिक मात्रा में वलन युक्त होती है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल होता है,
ताकि उस पर वायु शोषण से संबंधित अनेक एंजाइम जुड़ सके, और जितने ज्यादा एंजाइम जुड़ेंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज का विखंडन होगा और उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी डियर विद्यार्थियों, एनर्जी। तो जल्दी से भोजन ले लो और भोजन के अंदर आप लोग श्वास खींच लो, अब आपको ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा अगला कोशिकांग लेते हैं और उसका नाम है लवक। लवक विद्यार्थी गणों, पहला तो ये कि लवक देखने को कहां मिलेगा। आपकी इच्छा कर गई कि सर जी लवक देखना है, नमक नहीं है ये, लवक देखना है, प्लास्टिड हमें देखना है, कहां जाएं? मैंने आपको कहा कि जाओ और जाकर के आप एक पादप कोशिका को पकड़ लाओ। जंतु कोशिका में लवक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जस्ट अभी बताऊंगा आपको कि आप में लवक क्यों नहीं है। मैंने बोला लवक देख के आओ। आप लोग पादप कोशिका के पास में गए और आपने पादप कोशिका में क्या देखा, लवक देखा। तो पहला पॉइंट तो ये, यह जंतु कोशिकाओं में, यह जंतु सेल में अनुपस्थित, जंतु सेल में क्या है विद्यार्थियों, अनुपस्थित। अतः पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, पादप सेल में उपस्थित, पादप कोशिकाओं में क्या है, उपस्थित। ये विद्यार्थियों हमें पूरी एनर्जी, पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ में पढ़ना है, क्योंकि जब तक एनर्जी रहेगी, जब तक जोश और जुनून रहेगा, तब तक आपके हर सपने साकार होंगे। और एनर्जी नहीं मिले ना, उन पड़ोसियों की तानों को सुनना। अगर हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कहीं से मिलती है ना, वो मिलती है पड़ोसियों की तानों से। पड़ोसी ताने देके सुबह चले जाया करो, यूं सुनते हुए आया करो। पड़ोसी बोलेगा बन गो तो मास्टर, 31 साल होगी तेन मास्टर बनता, अभी तक मास्टर नहीं बना। भारतीयों वो ऊर्जा है, वो अंदर से ज्वाला जगती है, ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ती है अंदर, जो भी ग्लूकोज शेष था शरीर के अंदर सब टूट जाता है, ऊर्जा बनाता है। और मुझे कुछ करके दिखाना है, और इस बार इन सबको जवाब देना है जो मेरे पे अंगुली उठा है। तो विद्यार्थियों लोग चले जाया करो पड़ोसियों के पास में, और उनके जो ताने हैं ना उनको एक्सेप्ट, स्वीकार करके आया करो। जवाब अभी नहीं देना, जिस दिन हमारा नौकरी में नंबर आ जाएगा ना, उस दिन हम सबसे पहले मिठाई खिलाने उन्हें जाएंगे। धन्यवाद, इतनी ऊर्जा दी थी हमें, आज तुम भी ऊर्जा ग्रहण करो बढ़िया स्वादिष्ट मिठाई खा करके। तो विद्यार्थियों मिठाइयों के लिए तैयार रहना भाई। यह जंतु सेल में उपस्थित और पादप कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित। हमें लव की जानकारी जो है वही हैकेल ने दी थी। हैकेल ने लव की खोज की, लव की खोज की। लव की खोज किसने की भाई, हैकेल ने की। अब यहां मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सिंपल। सिंपल ने इसे 3 भागों में बांटा, इसे 3 भागों में, 3 भागों में बांटा। और 3 पार्ट कौन कौन से डिवाइड किए विद्यार्थियों, इसे बांटा वर्णी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा कौन सा है, हरित लवक, हरित लवक। देखो विद्यार्थियों 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। जैसा कि नाम से आप समझ रहे होंगे, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। आओ विद्यार्थियों, वर्णी का मतलब होता है वर्णक। अगर आपकी त्वचा में मिलेनिन वर्णक पाया जाता है, पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें हरा रंग पाया जाता है, कौन सा वर्णक, हरित। फूल जो होते हैं देखे होंगे आपने, हरे फूल, गुलाबी फूल, विभिन्न प्रकार के फूल, वो फूलों का रंग विभिन्न प्रकार का इसलिए है क्योंकि उनमें कौन उपस्थित है, वर्णी लवक। कहां देखा है फूलों का रंग, देखे होंगे हालांकि आप लोगों ने। मंदिर वगैरह में चढ़ाने के लिए पुष्प चाहिए, तब हम देख लेते हैं उनका कलर, बाकी कहाँ चढ़ाया जाता है उनको। तो वर्णी लवक जो होते हैं वो पुष्पों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, हालांकि अपने को पढ़ना हरित लवक है विद्यार्थियों, वर्णी लवक की बात करके चलूं तो यह पादपों में, जंतुओं में है ही नहीं, मैंने ऊपर लिख दिया, यह पादपों को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। अब थे बोलोगे सर जी हमारे जो पौधे होते हैं उनका तो रंग हरा हरा ही दिखाई देता, हमें विभिन्न प्रकार का दिखाई नहीं देता। मुख्य रूप से ये फल जो फल और फूल होते हैं उनको रंग प्रदान करने का कार्य करता है। एंथोसाइनिन जो होते हैं वो रिक्तिका के अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, जब हम रिक्तिका पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे विद्यार्थियों। बहुत से वर्णक होते हैं जो इनके अंदर रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह पादपों को रंग प्रदान करता है। अतः पादपों में फल, फूल आदि का
रंग वर्णी लवकों के कारण ही, वर्णी लवकों के कारण ही होता है। यानी वर्णी लवक जो है उसको विभिन्न प्रकार के रंगों में बांट देंगे। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का फूल है, गुलाबी रंग है, लेकिन पौधे का रंग जो है ना वो हरा होता है। वो क्यों होता है उस पर भी अभी हम आने वाले हैं। दूसरा है अवर्णी लवक। नाम से बता दो भाई कैसा है। ए मतलब अनुपस्थित, वर्णी वर्णक, इसमें कोई वर्णक उपस्थित नहीं है। इसमें भोज्य पदार्थों का, इसमें भोज्य पदार्थों का संचय होता है। यानी कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका स्टोर किया जाता है, संचय होता है, संचय होता है। हालांकि पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में भोजन को संचित किया जाता है, मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में भी किया जाता है। लेकिन ये जो अवर्णी लवक होते हैं उनके अंदर जैसे वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, इनका संचय किया जाता है। और हरित लवक जो है इसके लिए महत्वपूर्ण है भाई। इसमें प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना संपन्न होती है। कौन सी घटना संपन्न होती है? संपन्न होती है। विद्यार्थियों जल्दी से नोट कर दो भाई। सबसे पहले लवक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक जो थे उनमें पादपों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान कर रहे थे, जैसे फल फूलों को। अवर्णी लवक जो है जिसमें भोज्य पदार्थों का संचय किया जा रहा था, स्टोर किया जा रहा था। और हरित लवक जो थे इसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना संपन्न हो रही थी। तो विद्यार्थियों ये पॉइंट्स भी आप लोगों को नोट करने हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण जो है वो है हरित लवक। हरित लवक। अब मैं हरित लवक को स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थियों एक बार आप लोगों को हल्का सा पुरानी क्लासों की ओर लेके जाता हूं। आओ हम आज 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं क्लास की ओर लौट के आते हैं। हमने इन छोटी क्लासों में एक शब्द सबसे पहले हम पढ़े थे 6वीं क्लास में, बहुपोषी क्या होता है, याद है? बहुपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं। फिर हम आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ते गए क्लासों में तो हमें समझ में आता गया कि बहुपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है। तो एक बार हरित लवक को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी क्लासों के एनसीईआरटी को और आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। उनमें जितनी जानकारी है उन सबको भी निकाल लाते हैं। एनसीईआरटी में क्या होता है विद्यार्थियों की, जैसे 6 क्लास के एनसीईआरटी है वो कुछ पार्ट्स अपने अंदर ऐड करके रखती है। 7th क्लास के एनसीईआरटी में प्रवेश करने से पहले 6वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो और वो आपको एकदम इजी वे में बताएगी। फिर आपको 7वीं क्लास की एनसीईआरटी बताएगी, फिर 8वीं की बताएगी, फिर 9वीं जो है 9वीं क्लास की एनसीईआरटी और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी लिंक है। और 10वीं और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी आपस में लिंक है। साइंस की बात कर रहा हूं मैं विद्यार्थियों। जैसे आप लोग अगर एंटर करके देखोगे तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी के अंदर आपको विभिन्न टॉपिक दे रखे हैं। जैसे कोशिका की बात करके चलो तो कोशिका आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर आप जब 11th में जाओगे तो वहां आपको कोशिका पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री की बात करके चलो तो मोल कॉन्सेप्ट एक टॉपिक चलता है, वो आपके 9th में है और फिर आपको 11th में देखने को मिलेगा। हाँ, ये जो तंत्र वाले भाग है, ये तंत्र वाले आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी है और 10th क्लास में एक चैप्टर दे रखा है। नई एनसीईआरटी में 5th चैप्टर है क्योंकि 10वीं क्लास का एक चैप्टर हट गया है। और जो आपके पुरानी पुस्तिका आपको अगर एनसीईआरटी की दिखेगी तो 6वें नंबर का एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उस जैव प्रक्रम के अंदर ये टॉपिक्स ऐड कर रखे हैं। एनसीईआरटी को पढ़ा करो जितना ज्यादा हो सके, है ना। और ये लिख लो, एनसीईआरटी हमारी माता है, इसे रोज पढ़ के सोना है। क्योंकि एनसीईआरटी जितनी ऐड कर जाओगे ना भाई उतना बेस्ट होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले वो जो छोटी क्लासों के एनसीईआरटी होते हैं उनको भी एक बार आप देख लिया करो। ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। छोटी क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी को उठा करके देखोगे तो आपको बहुपोषी, विषमपोषी, हमारा आहार क्या है, भोजन के रूप में हमें क्या लेना है, प्रोटीन क्या होती है, 2-3 विटामिन से रिलेटेड रोग दे रखे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो एक बार हरित लवक में प्रवेश करने से पहले मैं आपको छोटी क्लासों की एनसीईआरटीओ को भी दर्शन करा देता हूं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले कि बहुपोषी क्या है। बहुपोषी, तो जब हम इसमें लिखते थे कि बहुपोषी का मतलब है कि जो अपना भोजन खुद बना ले, तो स्वयं पोषी, अपना पोषण खुद बना ले, यानी कि वह जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित कर ले, स्वयं निर्मित कर ले। ओके। और ऐसे हम एक चीज और पढ़ते थे कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसी के द्वारा बहुपोषी जीव अपना भोजन बनाते हैं।
बहुपोषी जीव, बहुपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं, क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं, निर्मित करते हैं। मैं सीधा आपको हरित लवक भी पढ़ा सकता था, लेकिन उससे पहले एक बार हम हल्की मुल्की जानकारियां और देख लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर प्रकाश संश्लेषण है क्या? हमें आज तक नहीं समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे पेड़ अपना भोजन बना रहा है, कैसे सब चीजें संपन्न हो पा रही हैं। तो विद्यार्थियों देखो सुनो, पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट गलत बताएंगे। मैं पूछा है मैंने कि पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, आप लोग तुरंत बिना पूरे क्वेश्चन को सुने जवाब दे देते हो कि CO2 ग्रहण करते हैं और O2 त्यागते हैं। सारे रेडी हो इसी आंसर से कि पेड़ पौधे जो है वो CO2 गैस तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन त्यागते हैं। लेकिन डियर विद्यार्थियों, ये गलत है। पेड़ में दो घटनाएं संपन्न होती हैं। एक घटना का नाम है श्वसन और एक घटना का नाम है डियर विद्यार्थियों प्रकाश संश्लेषण। हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ श्वसन होता है, लेकिन पेड़ पौधों में श्वसन के साथ में प्रकाश संश्लेषण भी होता है। अब पेड़ क्या करता है, वायुमंडल से श्वसन में ऑक्सीजन गैस को तो ग्रहण करता है और CO2 को त्यागता है। अब ये नहीं बोलोगे गलत बताया, बात की मैंने सिर्फ और सिर्फ किसकी, श्वसन की। देखो श्वसन के अंदर वो ग्रहण कौन कर रहा है, O2 को ग्रहण करता है, ग्रहण, और CO2 का निष्कासन, CO2 का निष्कासन। बात पल्ले पड़ी? नहीं सर आपने गलत बताया, पुनः देख लो मेरे डियर विद्यार्थियों। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है, CO2 को ग्रहण और O2 का निष्कासन, O2 का निष्कासन। यानी डियर विद्यार्थियों पेड़ पौधों में दो घटना, एक श्वसन और एक प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब सर श्वसन हम कर रहे हैं वैसे ही पेड़ पौधा कर रहा है? यस, आपके शरीर में जिस प्रकार से श्वसन हो रहा है उसी प्रकार से पेड़ में भी प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो श्वसन होता है वो सेम टू सेम होता है। इसमें भी O2 को ग्रहण किया जाता है और किसको त्यागा जाता है, CO2 को। लेकिन ये जो घटना है ना बहुत कम मात्रा में होती है बजाय किसके, प्रकाश संश्लेषण के। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि सर हमारी तरह ही श्वसन पेड़ पौधों में होता है, लेकिन पेड़ पौधे हमसे एडवांस सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में है। वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम CO2 को वापस ले रहे हैं अपने भोजन निर्माण के लिए, और किसका त्याग कर रहे हैं, O2 का। इसको भी हम देख लेते हैं अभी। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण होता है, अपने शरीर में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, संश्लेषण के लिए, ये मैं 10वीं क्लास के एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं भाई, ये 10वें पॉइंट दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री। जैसे नहीं होता कि बाबा जी के जाना है कौन कौन सी सामग्रियां लेते हैं, है ना, बैरू बाबा के जाते हैं कौन कौन सी सामग्रियां लेके आते हैं, बस बताने की आवश्यकता नहीं। आपको बोला कि प्रकाश संश्लेषण की घटना होगी, बताओ भाई लिख के दो मुझे कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो यहां पहली सामग्री हमने कहा हमें CO2 चाहिए, मैंने कहा ठीक है मिल जाएंगे। मैंने कहा और, इन्होंने कहा मुझे H2O चाहिए, जल के अणु भी चाहिए। मैंने कहा जड़ें क्या काम कर रही हैं फिर पेड़ में, जड़ें जो है वो जल को खींच खींच के पौधे में पहुंचाने का काम कर रही हैं जाइलम के द्वारा। पौधे में जाइलम जो होता है वो जड़ों से पानी को लेता है और कंप्लीटली पौधे में पहुंचाता रहता है कि लो भाई पानी पीते जाओ तुम लोग। तीसरी घटना, तीसरी चीज क्या चाहिए इसके लिए भाई, मेन जो है वो है कि प्रकाश चाहिए, बिना तावड़े कैसे संपन्न हो पाएंगे। और चौथी चीज आपने कहा चलो ठीक है सर ये तीन ही चीजें चाहिए और तीन तो मैं भी ले आऊंगा मेरे शरीर में। मेरे शरीर में CO2 उपस्थित है या नहीं है, O2 लिए, कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़ा, CO2 निकली, पानी भी उपस्थित है, और मैं जाकर के तावड़े में खड़े हो जाऊंगा, वहां पे मुझे प्रकाश मिल जाएगा। मैं भी फिर इसका मतलब स्वपोषी हूं, मुझे रोटी खाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो अपना भोजन खुद बना लूंगा। डियर विद्यार्थियों एक चीज और नोट कर दो, यहाँ चाहिए क्लोरोफिल, यानी कि इसका नाम है हरित लवक।
हरित लवक, मैं पहले बता दूं, मैं अभी हरित लवक की चर्चा भी नहीं की है मैंने, मैं पहले आपको हरित लवक पे लेके आना चाहता हूँ छोटी क्लासों से। तो विद्यार्थियों, हम चले गए छठी सातवीं क्लास में, आ जाओ वहीं बैठ के आज पढ़ेंगे, है ना। वहां मैंने देखा 10वीं क्लास के एनसीईआरटी लिखती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। आपने कहा CO2 चाहिए, H2O चाहिए, प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। यानी चारों के चारों जो है बड़े महत्वपूर्ण है। इन चारों के बिना काम नहीं हो पाएगा। चारों लियाओ, आप लोग लियाओ, आपके शरीर में भी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब तुम्हारे शरीर में क्लोरोफिल नहीं है, हरित लवक नहीं है। पेड़ पौधों के अंदर हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। पत्ती किस रंग की होती है? हरे रंग की। और हरा रंग जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अर्थात जैसे देखो, वायुमंडल से ले लिया उसने CO2, वापस ले लिया, लाओ भाई CO2 दो। जड़ों ने पानी पहुंचा दिया कि लो भाई जल पीते जाओ, मिल गया जल भी। ऊपर से हमें प्रकाश प्राप्त हो गया कि लो ये लो तावड़ा हमें प्राप्त हो रहा है। पत्तियों में क्यों कौन उपस्थित था? क्लोरोफिल, हरा रंग उपस्थित था। और ये हरा रंग है ना विद्यार्थियों, जैसे हमारे घर में जो रसोई होती है ना, उसमें हमारा खाना बनता है, पेड़ में भी जो क्लोरोफिल है उसी में खाना बन रहा है। तो रसोई का नाम क्या लिख दिया? क्लोरोफिल। और इसके आगे मैंने यहां लिख दिया कि क्या प्राप्त हुआ मुझे? C6H12O6। अरे मेरे डियर विद्यार्थियों, ये कौन था? ग्लूकोज। याद करो आपने भोजन क्यों लिया था? राशन लिया पढ़ा के, और राशन से कौन मिला था? ग्लूकोज। भोजन से कौन मिला था आपको? ग्लूकोज। पेड़ पौधे देख लो, CO2 और पानी को मिला करके ही क्या बना दिए रहे? ग्लूकोज। साथ में यहाँ पे निष्कासित हुई कौन? O2। ऑक्सीजन बाहर निकली, और ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगी, आप लोग श्वास के द्वारा इसको खींच लो। पुनः समझो, CO2 H2O ये दोनों तो इससे प्राप्त हो गई, प्रकाश मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, और इसने अपना क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। ऑक्सीजन यहां से निष्कासित हो गई। अब यहां से मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या बिना क्लोरोफिल के पेड़ के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है भाई, मेरा ये है कि प्रकाश के बिना क्या इनका भोजन बन जाएगा क्या? नहीं होगा। अब एक छोटी सी घटना और देखो, रात को कभी आपके गांव देहात इलाकों में रहे हो, कभी गांव में रहे हो, तो आप लोगों को पता होगी रात को खेतों की रुखाड़ी रखी जाती है। रुखाड़ी का मतलब होता है कि हमारे इस खेत के अंदर आवारा पशु नहीं आ जाए, ताकि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा दे। तो वहां क्या होता है कि रात को एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है आराम से लेट के, उसको पता है कि भाई कोई जानवर आएगा तो उससे मुझे सुरक्षा करनी है। हालांकि खुद की सुरक्षा हो कि नहीं हो वो बाद की बात है। अब रात्रिकालीन समय में बड़ा सारा पेड़ था, भयंकर मात्रा में फैला हुआ था, जिसको रात की उसकी परछाई को देख करके अपने को यूं हृदय जो है वो कांपने लग जाए। हृदय कांपने का मतलब है कि हार्ट बीट बढ़ जाए भयंकर वाली। वो आदमी सो रहा था। देखो, मैं फिर से आपको यहां लेके आना चाह रहा हूं, पेड़ में दो घटनाएं हो रही हैं, अवसन और प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न चीजें आवश्यक हैं। ये बताओ रहे, रात को प्रकाश मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। रात को प्रकाश गायब। प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होगी। उस समय क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अवसन होगा। अब पेड़ जो है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, आपका है, आप तो छोटे से हो, पेड़ तो बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। पेड़ जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन को खींच रहा है, आप कम ऑक्सीजन को खींच रहे हो। आपको यूं फील होगा कि जैसे मेरा दम घुटने लग गया हो, क्योंकि जब हमारी कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो हमें घुटन महसूस होती है, सांस भरने लगता है ना, अपना पसीना आने लगता है। तो भाई पेड़ के नीचे सो रहे थे, पेड़ भयंकर मात्रा में ऑक्सीजन को खींच रहा है, आप कम मात्रा में खींच रहे हो, आपके पास पहुंच ही नहीं पा रही ऑक्सीजन। उस समय क्या हुआ? आपका दम घुटने लगा। अब आपके अंदर से फील होगा कि मेरे को तो रात को ना किसी चुड़ैल ने आगे दाब लिया, कोई चुड़ैल मेरे ऊपर आकर के बैठ गई। और उस समय आपको महसूस होगा कि आपको रात को वहीं नहीं जाना, उस पेड़ में तो भूत रहते। भाई भूत नहीं है, ये वो शोषण की घटना संपन्न हुई है। तो आप लोगों को क्या कहा जाता है कि रात्रिकालीन समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? वो इसीलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात्रिकालीन समय में O2 को ग्रहण कर रहे हैं और CO2 को त्याग। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो पीछे जाओ, चुड़ैल भूत की कहानी दोबारा सुनो और दोबारा इसको देखने की कोशिश करो। ये सारी घटनाएं मैंने आपको छोटी क्लासों की बताई है कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वयं कैसे बनाए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब तुम्हें पूछ ले प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या सामग्री चाहिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए, प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल, हरा रंग चाहिए। ये सभी चीजें मिलकर के उसमें क्या बना देगी? रहे उसका भोजन बना देगी। जल्दी से आप इस चीज को छाप लो भाई कि यहां हमें प्रकाश संश्लेषण हो गया। अभी हम हरित लवक पढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़े विद्यार्थियों। तो एक दो पॉइंट और मैं आप लोगों को बताता हूं कि पेड़ पौधा जो होता है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो भोजन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये संपन्न कहां होता है? तो मैं एक छोटी सी आपको पत्ती का चित्र बना के दिखा रहा हूं।
पर छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा चित्र है। ये इसके अंदर मध्य सिरा उपस्थित है। ये मैंने कुछ संरचनाएं आपके लिए यहाँ पे बना दी है विद्यार्थी। ये लो, हमारे पास में एक पत्ती उपस्थित है और इस पत्ती का रंग कैसा है, हरा रंग उपस्थित है। और हरा किसके कारण उपस्थित है, क्लोरोफिल के कारण। ये लो मैंने आपके लिए पत्ती कैसी बना दी, हरी पत्ती बना दी है ना। कृपया करके आप पेन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा बना दीजिए। हमारे पास में ये पत्ती उपस्थित है और पत्ती का रंग कैसा है, हरा। और हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल जो है वो इसे क्या प्रदान कर रहा है भाई, रंग प्रदान कर रहा है। और इसी के अंदर हमारी प्रकाश संश्लेषण की घटना संपन्न हुई। यहाँ पे हम इसके अंदर मध्य सिरा भी बना देते हैं। ये मध्य सिरा उपस्थित है, हालांकि मैंने नीले कलर से बनाया है, तो कृपया करके बनाने की कोशिश करें। ये समांतर सिरा विन्यास उपस्थित है, ये सिरा विन्यास कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या हुआ डियर विद्यार्थियों, ये जो पत्ती है, इस पत्ती के अंदर सबसे पहले बाहर से प्रकाश आके जैसे इस पे उपस्थित होता है, तो ये जो पत्ती होती है इसमें सभी चीजें उपस्थित थी, और वो सभी चीजें यहाँ उपस्थित होने के कारण इसमें क्या बन गया, भोजन बनता है। क्या बनता है, भोजन। अतः यहाँ आप लिख सकते हो हरित लवक, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। पादप कोशिका का, पादप कोशिका का रसोई घर, किचन, रसोई घर कहते हैं। बताओ भाई, पादप कोशिका का रसोई घर कौन है, तो क्लोरोफिल हरित लवक है। ओके, इस पे आके जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये सभी घटनाएं कहां संपन्न होंगी, इसी के अंदर संपन्न। चलो विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा सा हरित लवक की ओर फिर से लौटने की कोशिश करते हैं। हरित लवक, हरित लवक। आप सभी विद्यार्थीगण जो है प्रकाश संश्लेषण की घटना को समझ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे संपन्न होता है, ये सभी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब एक बार हम हरित लवक के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। हरित लवक जो होता है, ये पहले मैं इसकी संरचना बना देता हूं, और इस संरचना में मैं एक वर्ड फिर से यूज करूंगा, अर्धस्वायत्त कोशिका। कौन सा विद्यार्थियों, अर्धस्वायत्त कोशिका। थोड़ा सा ठीक सा बना लेते हैं। नहीं बना ठीक है ना, जैसा बनता है वैसा बना। ये थोड़ा सा घुमा दिया, ये मैंने एक संरचना बना दी। इसके अंदर एक झिल्ली और बना देता हूं मैं। पहले मुझे ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया हमने एक कोशिकांग पढ़ा है, उसमें कितनी परतें थी, कितनी झिल्लियां थी, दो। एक का नाम क्या था, क्रिस्टी, और एक का नाम क्या था, बाह्य झिल्ली। हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था। उसके बाद में हमने लवक पढ़ा, और हरित लवक के अंदर हमने हरित लवक देखा। इसका नाम है बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। और इसका नाम है आंतरिक झिल्ली। यहाँ आंतरिक झिल्ली का नाम क्रिस्टी नहीं है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, है ना। झिल्लियों की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। ओके, अब देखो मुझे इसके अंदर क्या क्या मिला, ये भी मैं आप लोगों के साथ में विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। मैं जब गया तो आप लोग बचपन की घटना याद करो, आपको एक एक रुपए के कोई सिक्के देखे जाता था। 10 सिक्के हो गए तो यूं मन तो करता ही था कि सिक्कों का ढेर लगा करके देखूं कि कितने क्या मेरे पास में सिक्के हो गए। तो इसके अंदर जब मैंने देखा ना डियर विद्यार्थियों, तो मुझे समान इसमें सिक्के के समान संरचनाएं नजर आई। इसके समान, सिक्के के समान, इस प्रकार के सिक्के सिक्के रखे हुए थे। और डियर विद्यार्थियों, सिक्कों का लगा हुआ था ढेर। क्या लगा हुआ था, ढेर। ये देखो, बना देता हूं मैं ऐसी 2-3 संरचनाएं बना देता हूं। ये क्या लगे हुए हैं, सिक्कों के ढेर, चपटे सिक्कों के समान संरचनाएं नजर आई हमें, और मैंने ये सिक्के इसके अंदर बना दिया। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं विद्यार्थियों, ये अभी मैं हरित लवक की चर्चा कर रहा हूं। मैंने हरित लवक का चित्र बना रहा हूं। हरा रंग जो उपस्थित है वो इसी चित्र के कारण उपस्थित है। अब इसके अंदर दो मुख्य रूप से भाग उपस्थित है। ये एक एक सिक्का जो था ना, मैंने एक एक सिक्के का नाम निकाला, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। एक एक सिक्के को मैंने क्या कहा, थाइलेकोइड। और इन सिक्कों का जो ढेर था मेरे डियर विद्यार्थियों, इस ढेर को मैंने नाम दे दिया, ये पूरा ढेर जो है इसका नाम है ग्रेना। जरा जल्दी से पुनः मुझे बता दो, एक सिक्के को क्या कहा मैंने, थाइलेकोइड, और पूरे ढेर को क्या कह दिया मैंने, ग्रेना। और जितने भी ये सिक्के उपस्थित हैं, ये सारे सिक्कों वाले जो भाग जुड़े हुए हैं, इनका मैंने नाम दे दिया डियर विद्यार्थियों, ग्रेना तंत्र। ग्रेना
तंत्र, या मैं कह दूं उसको ग्रेनम। ये जोड़ने वाली जो संरचना उसका नाम क्या दे दिया मैंने, ग्रेनम। और ये किस में उपस्थित है, ग्रेना तंत्र के अंदर। एक सिक्के को मैंने थाइलेकोइड का, सिक्कों का ढेर जो है वो ग्रेना कहलाया, और ग्रेनाई जो आपस में जुड़ी हुई थी उसको मैंने क्या बोला, ग्रेनम। बीच में ये जो बाकी की जगह बच गई उसमें भी हमें कुछ तो प्रदर्शित करते ही हैं, कोई प्लाट व्लाट थोड़ी बसाना है। ये जो जगह भाई बीच बीच में बची हुई है विद्यार्थियों, इसका नाम क्या है, स्ट्रोमा। क्या है डियर विद्यार्थियों, स्ट्रोमा तंत्र, स्ट्रोमा। तो मुझे इसके अंदर दो चीजें दिखाई दी। पहला ग्रेना, ग्रेनम, इस ग्रेनम तंत्र को बैठा देता हूं मैं, क्योंकि ये इसके अंदर जितनी भी सारी संरचनाएं हैं उन सभी को हम ऐड कर देंगे। ये लो मैंने लिख दिया ग्रेनम। ग्रेनम जो था ये मिलकर के बना हुआ था ग्रेना तंत्र से। किससे, ग्रेना से। ग्रेना किससे मिलकर के बना है, एक एक सिक्कों से। दूसरा जो बाकी की खाली जगह बच गई उसको हमने क्या बोल दिया है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स वाला भाग इसमें बोल दिया। हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दो, ये चीज समझ में आई, एक सिक्के का नाम थाइलेकोइड, ढेर को हमने क्या बोला, ग्रेना, और जो ग्रेनाओं का पूरा जाड़ था उसको हमने ग्रेनम कहा, बीच का जो जगह बच गई उसको हमने ग्रेनम तंत्र कह दिया, सॉरी स्ट्रोमा कह दिया हमने। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हरित लवक जो था, हरित लवक, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया विद्यार्थियों। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक का नाम है ग्रेना तंत्र, ग्रेना तंत्र। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं भी बताऊंगा आपको कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहां संपन्न होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां संपन्न होती है। ग्रेना तंत्र और एक है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि CO2 चाहिए, H2O चाहिए, प्रकाश चाहिए, है ना, आपको क्लोरोफिल, हरित लवक चाहिए। वो सब जो घटनाएं संपन्न हो रही थी जिससे ग्लूकोज बन रहा था, वो सभी घटनाएं संपन्न कहां होगी, ग्रेना तंत्र। यानी इसमें इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया, इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। थाइलेकोइड की बात करके चले तो ग्रेना तंत्र की संरचनात्मक, तंत्र की संरचनात्मक इकाई कौन है, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, इकाई को थाइलेकोइड कहते हैं। अब आप पॉइंट टू पॉइंट लिख दो। इसमें एक एक सिक्के के समान, इसमें एक एक सिक्के के समान संरचना नजर आती है, सिक्के के समान समान संरचना नजर आती है, संरचना दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। एक पॉइंट और लिख दो, थाइलेकोइड मिलकर, थाइलेकोइड मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रेना, मिलकर ग्रेना का निर्माण कर रहे हैं, ग्रेना का निर्माण कर रहे। एक पॉइंट और लिख दो विद्यार्थियों, यहां ग्रेना आपस में मिलकर, ग्रेना आपस में मिलकर ग्रेना तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, ग्रेना तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। देखो पुनः एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करो कि सबसे पहले हरित लवक जो था उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ग्रेना तंत्र है और एक इसका स्ट्रोमा तंत्र है। ग्रेना तंत्र के अंदर इसमें प्रकाशीय अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, और ग्रेना तंत्र जो होता है उसके अंदर मुख्य रूप से जो यूनिट है वो थाइलेकोइड होती है। इसके अंदर एक एक सिक्के के समान ढेर होते हैं, और इन सिक्कों को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, थाइलेकोइड कहते हैं। ये जो सिक्के होते हैं ये मिलकर के एक पूरी ढेर का निर्माण करते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, ग्रेना बोला है। और ग्रेनाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती है, ग्रेना तंत्र का निर्माण करती है, जिसको हम ग्रेनम कहते हैं, ग्रेना तंत्र का निर्माण करती है। ग्रेना तंत्र के यहां लिख लेना ग्रेनम।
यहीं पे नोट कर लेना, ग्रेनम तंत्र का निर्माण करती है। तो विद्यार्थियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रकाशीय अभिक्रियाएं, सबसे पहले तो ये बताओ प्रकाश संश्लेषण कहां होगा? हरित लवक में। अब वो और भी घुमा के हमें अंदर से पूछना चाहे कि मुझे ये बताओ हरित लवक के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो ग्रेना तंत्र के अंदर। या तो ग्रेना तंत्र मिलेगा आपको ऑप्शन में या मिलेगा ग्रेनम। अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना यही होती है कि प्रकाश अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? ग्रेना तंत्र। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? इसमें अप्रकाशीय में अप्रकाशीय अभिक्रिया में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। अर्थात जितनी भी उपापचयी क्रियाओं से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सभी किसमें होगी? स्ट्रोमा के अंदर। प्रकाश संश्लेषण की घटना कहां संपन्न हो गई? ग्रेना तंत्र के अंदर। बाकी की जितनी भी क्रियाएं थी वो कहां हो गई? स्ट्रोमा के अंदर। एक पॉइंट और, इसमें रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। देखो यहां भी महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा आ गया कि स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? इसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। रूबिस्को एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। तो आप जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लो कि सबसे पहले कि एक हरित लवक जो होता है उसमें दो प्रकार में हमने डिवाइड कर दिया, एक हरित लवक और एक स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रियाएं और जो हमारा ग्रेना तंत्र था उसके अंदर प्रकाशीय अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। जल्दी से आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए एक बार। जल्दी से नोट कर लो ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू और करें। अब देखो, यदि आपके घर के अंदर जो आपका खाना है वो आपके किचन में बन रहा है, ये पेड़ के अंदर भोजन बन रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनका जो किचन होता है, रसोई घर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हरित लवक कहा जाता है। और हरित लवक जो है उसमें भी कौन सा भाग है? ग्रेना तंत्र है या ग्रेनम है। तो विद्यार्थियों जल्दी से इसे नोट कर दीजिए। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। कुछ पॉइंट और हमें हरित लवक के बारे में देखने हैं। हरित लवक के पास में भी खुद का राइबोसोम और खुद का आनुवांशिक पदार्थ है। इस पॉइंट को मैं जैसे ही बोलूं कि खुद का आनुवांशिक पदार्थ और खुद का राइबोसोम है, आपके दिमाग में वो पॉइंट पुनः आ जाना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा था कि इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। कैसा कोशिकांग? अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि 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 इसमें खुद का या स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ, खुद का आनुवांशिक पदार्थ एवं राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो खुद का आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त राइबोसोम पदार्थ एवं राइबोसोम उपस्थित, इसी के कारण इसका नाम ही क्या पड़ गया? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसका नाम पड़ गया। हरित लवक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हरित लवक के अंदर ही पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं और इसी के कारण इसको आनुवांशिक पदार्थ जो होता है एवं राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। आप एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। इसमें लिखो कि पेड़ पौधों के अंदर हरित लवक, पेड़ पौधों के अंदर हरित लवक अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है क्योंकि अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पेड़ पौधों में भोजन प्राप्त के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों में भोजन प्राप्त के लिए, भोजन प्राप्त के लिए हरित लवक उपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है जो भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है।
और भोज्य पदार्थ के ब्रैकेट में लिख देना ग्लूकोज का निर्माण करता है। लिख दिया सभी ने? नीचे पॉइंट, एक अगला पॉइंट और लिखो। पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए, पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन के लिए फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है डियर विद्यार्थियों? फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम पाया जाता है। चलो एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं, फ्लोएम क्या होता है। देखो, हमारे पास में ये पेड़ उपस्थित था, हालांकि पेड़ ये हमारा ये, ठीक है। अब इस पेड़ के अंदर आप लोगों ने हालांकि छोटी क्लासों में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर जड़ें उपस्थित होती हैं, और ये जो जड़ें होती हैं इन जड़ों से जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। यहां पे एक पत्ती उपस्थित था। कौन उपस्थित है? पत्ती उपस्थित है। और पत्ती में कौन उपस्थित है? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के कारण इसमें क्या बन रहा है? भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज बन रहा है। अब मुझे ये बताओ भाई, जड़ जो है उनका हरा रंग नहीं होता। आपको पता होगा कि जड़ जो होती है उनका हरा रंग नहीं होता। अब ये बताओ, जड़ को भोजन नहीं चाहिए क्या? हरित लवक ने अपना काम कर दिया, भोजन बना दिया, लेकिन मुझे बताओ क्या जड़ों को भोजन नहीं चाहिए क्या? तो यहां से इस भोज्य पदार्थों को नीचे की ओर लाने का जो काम करता है उसका नाम है डियर विद्यार्थियों फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम। दो चीजें उपस्थित होती है पेड़ पौधों में, एक जाइलम, जैसे जाइलम जो जल का परिवहन करता है। मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि ये अपने ज्यादा फिर डीपली पढ़ना नहीं पड़ेगा, इन पॉइंटों को यही नोट कर लेते हैं। एक पाइप उपस्थित है जिसका नाम है जाइलम, और एक का नाम है फ्लोएम। तो जल्दी बता दो, जाइलम तो किसका परिवहन करेगा? जल का परिवहन। क्योंकि जड़ जो होती है वो जल का अवशोषण करती है। भाई ये मैं पॉइंट आप लोगों को 10th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको सिर्फ और सिर्फ हरित लवक मिलेगा, बाकी ये जानकारी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जाइलम जल का परिवहन और फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का परिवहन। भोज्य पदार्थों का परिवहन, याद रहेगा ये पॉइंट कि पेड़ पौधों के अंदर जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब विद्यार्थियों आगे और बढ़ते हैं। अब हम हरित लवक के बारे में मैक्सिमम चीजें देख चुके हैं, और भी हम पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे अब जब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसा होता है, खनिज लवणों को कैसा अवशोषित किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों की आंतरिक संरचनाएं जो हम पढ़ेंगे उसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अब हम अगला कोशिकांग लेते हैं डियर विद्यार्थियों। हमारा अगला कोशिकांग है, उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम। आप राइबोसोम का नाम सुनते ही सबसे पहले एक लाइन यहां लिख देना, झिल्ली रहित। देखो, हमने हरित लवक देखा, 2 झिल्लियां। हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, 2 झिल्लियां। झिल्ली रहित कोशिकांग। कैसा कोशिकांग है? झिल्ली रहित कोशिकांग। ओके। और ऐसा कोशिकांग बताओ जो सब जगह देखने को मिल गया है, प्रोकैरियोटिक में भी मिला, यूकैरियोटिक में भी मिला, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिला, हमें लवक के अंदर भी देखने को मिला। वो कौन था? राइबोसोम था। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ दिया? सार्वत्रिक कोशिकांग। सार्वत्रिक कोशिकांग, ठीक है। और इसके उपनाम की चर्चा करें तो भाइयों ये बढ़ाता है प्रोटीन। किसका संश्लेषण करता है? ये प्रोटीन का। तो इसका नाम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। ओके। अच्छा, बना किसका होता है? राइबो न्यूक्लिक जो प्रोटीन होती है, सॉरी, राइबो न्यूक्लिक जो होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री हो गया। सार्वत्रिक कोशिकांग हो गया क्योंकि सभी जगह देखने को मिल गया। झिल्ली रहित कोशिकांग, और इसको पेलेडे कण भी कहते हैं क्योंकि जंतु कोशिकाओं में जो खोज है वो पेलेडे ने की थी। ठीक है, रॉबिन्सन ब्राउन ने इसे पादप कोशिकाओं में खोजा था और पेलेडे ने इसे जंतु कोशिकाओं में खोजा था। ये पॉइंट भी लिख देता हूं। रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका
पादप सेल तथा पेलिड ने जंतु कोशिकाओं में खोजा, जंतु सेल में खोजा, और इसी के कारण इसका नाम ही क्या पड़ गया डियर विद्यार्थियों, पेलिड कण इसका नाम पड़ गया। इसके आधार पे, क्योंकि पेलिड ने इसे खोजा था। राइबोन्यूक्लिक किससे बने होते हैं, ये राइबोन्यूक्लिक से बने होते हैं। ओके विद्यार्थियों, और हम चर्चा करें कि ये प्रोटीन का कैसे निर्माण करते हैं, क्योंकि राइबोसोम का नाम उपनाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन सा कोशिका जाना जाता है, तो यहाँ पे जाना जाता है विद्यार्थियों हमारा राइबोसोम। आओ थोड़ा सा डीपली और चर्चा करें। आप चले जाओ हमारी पहली क्लास के अंदर जाओ, और उसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, क्या अर्थ समझे क्या उनका, कि राइबोसोम है क्या। देखो, राइबोसोम मुख्य रूप से 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। हालांकि इसके प्रकार की बात करके चले तो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, वैसे इसके 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि कुछ कोशिकाओं में भी पाया जाता है, 55S राइबोसोम भी पाया जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। मैंने बात की 2 उप इकाइयों की, तो 2 उप इकाइयां कौन कौन सी होंगी, एक बड़ी उप इकाई तथा एक छोटी उप इकाई। जैसे आप लोग एक बार चर्चा करो, आपने पानी के जो 2 घड़े हैं उनको भर के ले जाते हुए देखा होगा, एक घड़ा होता है, उसके ऊपर छोटा घड़ा और रखा होता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर बड़ा घड़ा हो और नीचे छोटा हो, ऐसा नहीं होता, नीचे बड़ा घड़ा होता है, उसके ऊपर कैसा होता है, छोटा बड़ा। तो ये 2 घड़े रखे होते हैं, इन्हीं के समान राइबोसोम। आप लोग हालांकि जब भी इसकी संरचना पढ़ोगे, इसे मैं डॉट डॉट से प्रदर्शित करूंगा। डॉट का मतलब है कि ये इसकी संरचना इस प्रकार से आपको नजर आएगी, जैसे वो बहुत से आप लोग कार्टून वगैरह देखते हो, है ना, छोटी सी मुंडी, नीचे पेट फैला हुआ है एकदम। तो ये आपको जो संरचना नजर आएगी, ये राइबोसोम होता है। ये इसकी छोटी उप इकाई है, और ये कैसी इसकी बड़ी उप इकाई, और दोनों की दोनों जो उप इकाइयां होती हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम एक बार इनके प्रकार की चर्चा कर लें, राइबोसोम के प्रकार कितने होते हैं। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं प्रकार, एक है 70S राइबोसोम और एक है 80S राइबोसोम। एक 70S राइबोसोम और दूसरा कौन सा है, 80S राइबोसोम। 70S है वो 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना होता है। एक उप इकाई जो है इसकी 50S है और एक है 30S। नहीं मास्टर, गलत बता दिया, 50 और 30 कितने होते हैं, 80। मैंने यहां लिखा है कि 70S राइबोसोम होता है, जो 2 उप इकाइयां होगी 50S और 30S। वहीं हम 80S की बात करके चले तो ये 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 60S और 40S। ये लो सर, आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें तो आज पता लगा है कि 60 और 40 मिलकर के 80 होते हैं, और यहाँ 50 और 30 मिलकर के कितने हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो, ये हालांकि जो इसके नाम दिए गए हैं ना, 70S 80S, ये कोई स्पेशल इनके नामकरण ऐसे नहीं दिया गया कि ये कोई एस के आधार पे। एस का मतलब होता है यहाँ पे स्टेनबर्ग अवसाद गुणांक, ठीक है, जो आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। यहाँ पे क्या है, आप लोग एक काम करना, 2 बॉल ले लो, एक छोटी ले लो और एक बड़ी वाली बॉल ले लो। आपने इन दोनों बॉलों को लिया और लेकर के दोनों को चिपका दिया। ये छोटी है और ये बड़ी बॉल है, दोनों को लेकर के आप लोगों ने इसको चिपका दिया। चिपकाने के बाद में आपने इसे डाल दिया किसी, जैसे आप लोग हालांकि वो गेंद नहीं घुमाते थे क्या बचपन के अंदर, किसी बाल्टी में डाल के घुमाते थे, तो उस प्रकार से हमने इस राइबोसोम को डाला। वो डाल के जब हमने इसको घुमा के छोड़ा, तो ये जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम था, इसमें 70 राउंड पूरे किए, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, 70S राइबोसोम। लेकिन जब हमने इन दोनों गेंदों को अलग अलग करके घुमाया, तो एक तो 50 उसके अंदर राउंड है और एक के कितने हैं, 30 है। मतलब समझने के लिए हमारे इजी से इजी वे में समझो,
एक ने 50 पूरे किए, एक ने कितने किए, 30 किए। जब हम दोनों को जोड़ के घुमाए, दोनों ने कितने राउंड पूरे किए, 70 राउंड पूरे किए। यहां 80 की बात करके चले तो ये भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना है। एक को घुमाया, एक ने 60 काटे, दूसरे को घुमाया 40 काटे। लेकिन जब दोनों को जोड़ के घुमाया तो दोनों ने कितने मिलकर काटे, 80 एस राइबोसोम। इसलिए इसका नाम क्या है, 70 एस राइबोसोम। जब दोनों को घुमाया तो इसने 50 एस और इसने कितने, 30 एस। यहाँ 80 एस की बात करके चले तो इसने 60 एस और इसने कितने, 40 एस राउंड काटे। इन्हीं के आधार पर हमने इसका नामकरण कर दिया। और हम चर्चा करें कि 70 एस राइबोसोम जो है वो किस में मिलेगा आपको, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा। यह प्रोकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, सेल में उपस्थित उपस्थित। और यह है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित, सेल में उपस्थित। चलो नेक्स्ट चर्चा और करें। दोनों उप इकाइयां जुड़ी किससे होती है, तो ये मैग्नीशियम आयनों से जुड़ी होती है। दोनों उप इकाइयां, दोनों उप इकाइयां Mg+2 मैग्नीशियम +2 आयन से जुड़ी होती है, आयन से जुड़ी होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पॉलीराइबोसोम क्या होता है। पॉलीराइबोसोम क्या है। तो डियर विद्यार्थियों, साइंस में अगर किसी भी नाम के आगे पॉली लग जाए, इसका मतलब समझ जाना कि एक से अधिक, बहुत सारी चीजें अगर मिल गई तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीराइबोसोम। चलो बताओ पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या है। बहुत से राइबोसोम यदि एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम की श्रृंखला, राइबोसोम की श्रृंखला, यानी एक से अधिक एमआरएनए जो होता है उस पे एक से अधिक राइबोसोम जुड़ जाते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं तो उनका समूह क्या कहलाएगा, पॉलीराइबोसोम कहलाएगा। ये पॉइंट पे आप जल्दी से नोट कर लो विद्यार्थियों कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है। हम आगे चर्चा करते हैं कि 80 एस राइबोसोम कितनी उप इकाइयों से मिलकर के बना है, 60 और 40 से। ये कितनी उप इकाइयों से मिलकर बना है, 50 और 30 से। जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो विद्यार्थियों आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम का निर्माण कहां होता है। तो विद्यार्थियों, राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण, हालांकि हम ज्यादा देखो इतना ज्यादा एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं आप लोगों को, मैं 9th 10th 11th 12th और 8th 6 से आपकी अबाउ जो भी एनसीईआरटी है उन सबको हम कवर करके चल रहे हैं। और महत्वपूर्ण हमारा यही है कि हम सभी एनसीईआरटी को जानने की कोशिश भी करें। मैं आपको ये आने वाले टॉपिक्स में भी और भी ज्यादा ऐड करता चलूंगा कि ये कौन से टॉपिक में, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये कौन सी क्लास के एनसीईआरटी से है, कहाँ से हमने ये उठाया है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से हम ये पॉइंट्स लिखाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी के हैं। 11th 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उसका थोड़ा सा जो लेवल है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि उन एनसीईआरटी को छोड़ के चलेंगे, उनको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। लेकिन अब जब 6 से 12th क्लास के एनसीईआरटी को हम लेकर चले तो हमारा जो बैच है वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएंगी और हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि और भी हमारे पास में सब्जेक्ट हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी एनसीईआरटी को कवर करें और हम एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में पढ़ने की कोशिश करें। तो विद्यार्थियों, मैंने चर्चा की है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है। तो मैंने बताया कि आपको राइबोसोम कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है जो बड़ा शानदार है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करके चले तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का निर्माण, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, राइबोसोम का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहां हुआ इसका, हमारे कोशिका द्रव्य के अंदर इसका। और यूकैरियोटिक जो है ना, इसका निर्माण होता है डियर विद्यार्थियों, यूकैरियोटिक राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण, निर्माण
केंद्रिका के अंदर होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भाई? केंद्रिका के अंदर होता है। और केंद्रिका जो है, याद करो, केंद्रक का भी केंद्रक है, इसलिए यहां से एक पॉइंट लिख देता हूं, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। जरा मुझे जल्दी से बता दो भाई, राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका। और प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। तो ये भी हमारे लिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, और प्रोटीन तो फैक्ट्री हमारी राइबोसोम हो गया, और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका। अब आपको मैं ये पूछूं कि भाई राइबोसोम अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कहां मिलेगा? तो यह उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति। देखो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उपस्थिति। ये हमें देखने को मिला डियर विद्यार्थियों कोशिका द्रव्य में, क्योंकि खुद भी एक कोशिकांग है, और जितने भी कोशिकांग है वो कहां मिलेंगे हमें? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, हमें देखने को मिला ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। ओके, और कहां मिला? ये आपको मिला लवक के या हरित लवक के, ये हमें देखने को मिला भाई लवक के, हरित लवक के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। और एक पॉइंट और है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, यह RER पर उपस्थित होता है, RER पर उपस्थित होता है। अब ये RER क्या है, ये भी हम चर्चा करेंगे कि RER क्या होता है। पहले तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में मिलेगा, हरित लवक में मिलेगा, कोशिका द्रव्य में मिलेगा, और यह RER पर भी उपस्थित होता है। और RER नाम ही इसका राइबोसोम की उपस्थिति के कारण पड़ा है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो राइबोसोम है ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे कोशिकांग हैं उन पे हम एक बार चर्चा कर रहे हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो जिनके अंदर आपको एक दो पॉइंट याद रखने हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, और तीनों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? चलो मैं तीनों क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तीनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने। कोशिका का पावर हाउस शक्ति ग्रह कौन है? तो यहाँ शक्ति ग्रह होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अगर और बात करके चले कि रसोई ग्रह कौन है, तो लवक, और लवक में भी कौन? हरित लवक है। ऐसी चीज बताओ जो पेड़ पौधों के अंदर या किसी में भी उपस्थित हो, सभी में पाया जाता हो, जिससे प्रोटीन संश्लेषण का काम करता हो, प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता हो, तो वो कौन है? राइबोसोम। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख देता हूं, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। घटा लगा दो स्टार। प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का, संश्लेषण का कार्य राइबोसोम के द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। और राइबोसोम के द्वारा इसका काम हो रहा है, इसीलिए विद्यार्थियों इसे राइबोसोम, इसे हमने प्रोटीन फैक्ट्री भी कही है। ये एग्जाम में इसी वे में पूछ लेता है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो हमने किस किस को पढ़ लिया विद्यार्थियों? यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, लवक पढ़ लिया, और राइबोसोम पढ़ लिया। आगे की ओर और बढ़े हम, हमारे कुछ कोशिकांग और हैं जिसमें एक और महत्वपूर्ण है जिसका नाम है ER, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो विद्यार्थियों हम कंटिन्यू करते हैं आगे, हमारा अन्य कोशिकांग जिसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका, ER, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, इसलिए इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर। ER जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके लिए यह है कि यह कोशिका की 50% झिल्ली, ऐसा लिख लो इसमें, समाप्रार्थी भी है ना, लिखो इसमें कोशिका की 50% झिल्ली उपस्थित। ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है, इस पॉइंट को जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा। ये हमारी एक कोशिका उपस्थित है, और इस कोशिका के बीचों बीच में ये कौन है? केंद्रक है। इस केंद्र के जब हम इर्द गिर्द घूम के देखें
तो हमें नजर आया इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं। कुछ संरचनाएं मैं बना देता हूं, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सी घुमावदार संरचनाएं नजर आएंगी। मैं सीधा का सीधा बना देता हूं, जिसको आप लोग कहोगे कि ये और कुछ नहीं, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर है। अब मैंने दोनों तरफ ये संरचना बना दी। आपको ऐसे नजर आ रहा होगा जैसे कोशिका का कंकाल हो। हमारे शरीर में जैसे हड्डियां होती है ना, वैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोशिका को इसी ने थाम रखा हो, इसी ने कोशिका की संरचना को बनाए रखा हो। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों दोनों तरफ में। यहाँ पे मैं कुछ व्हाइट कलर के आपको डॉट ही डॉट से दिखा रहा हूं विद्यार्थियों। एक और ऐसे डॉट ही डॉट आपको नजर आएंगे, और ये डॉट उपस्थित होने का रीजन है विद्यार्थियों कि ये दो झिल्लियां थी, पूरी कोशिका में झिल्लियां फैली हुई थी। इन झिल्लियों पे ये जो डॉट नुमा संरचनाएं बना रहा हूं, ये उपस्थित है राइबोसोम। कौन है? अभी हमने कोशिका में देखा है, उसका नाम क्या था? राइबोसोम। राइबोसोम। और मैंने बताया था कि राइबोसोम जो होता है ना, वो दानेदार होते हैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो वो पॉइंट भी ऐड कर लेना कि राइबोसोम कैसे होता है, दानेदार होते हैं। अब आप एक बात चीज बताओ, चीनी के दाने देखे होंगे आपने। यदि आप चीनी के दाने अपनी त्वचा पे रखें, उनको इस प्रकार से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई साहब त्वचा जो है उसमें गड़ रही है, मतलब खुरदरी नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है? खुरदरी। और खुदरा जो होता है उसका नाम हमने यहां पे निकाल दिया विद्यार्थियों, इसका नाम है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, यानी खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी, अंतःप्रद्रवी जालिका। देखो नाम ही कैसे पढ़ रहे हैं इसके, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते, दो क्वेश्चन बनेंगे, दोनों के दोनों मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले राइबोसोम उपस्थित था इस झिल्ली पे। जैसे मैं आपके दोनों हाथ ले रहा हूं, मैंने कहा भाई चलो ठीक है मुझे नाम बताओ। इस पे मैंने कुछ चीनी के दाने रखे, मतलब दाने नुमा, और मैंने जब उस पर स्पर्श करके देखा तो मुझे बताओ चिकना नजर आएगा, खुदरा नजर आएगा? आप बोलोगे सर जी सबको पता है खुदरा नजर आएगा, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इस पे कुछ भी उपस्थित नहीं था, बिल्कुल प्लेन थी, जैसे इस हाथ पे मैंने कुछ नहीं रखा, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, यानी चिकनी, चिकनी ER, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर। इधर खुदरी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रख दिया था? राइबोसोम रख दिया था। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसका नाम पड़ गया खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और इधर राइबोसोम अनुपस्थित थे, इसके लिए इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब एक चीज और बताओ भाई, दोनों के दोनों यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, आप उन दोनों पॉइंटों के जवाब देने के लिए उचित हो और आराम से दे सकते हो। राइबोसोम जहां आ गया अपना काम करेगा, और राइबोसोम का काम क्या है आप लोग एक बार जल्दी से बता दो। अभी हमने 2 मिनट पहले ये देखा है कि राइबोसोम के काम क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो अगर RER की मैं बात करके चलूं तो RER जो है ये किसका संश्लेषण करेगी? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन, हालांकि हम पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर लेंगे इसके अंदर, अभी आप लिखने चित्र को बना लेना होगी। वहीं SER की बात करके चलो तो उसका नाम है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और मुझे ये बताओ, अगर आप लोग अपने त्वचा पे तेल लगा लेते हो, कोई भी ऑयल वगैरह लगा लेते हो, तो आपकी त्वचा चिकनी होती है, खुदरी होती है? ऑब्वियसली आपकी कैसी होगी? चिकनी होगी। तो विद्यार्थियों RER मतलब चिकना है, और चिकनापन किसका संश्लेषण कर रहा है? वसा का, लिपिड का। दो क्वेश्चन बढ़ गए यहां से कि हमारा जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर जो होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है, वो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, RER और SER। RER जो है वो खुदरा है, और किसके कारण है? राइबोसोम के कारण, इसलिए वो किसका संश्लेषण करेगा? प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। और इधर SER जो वो चिकना है, और चिकना होने के कारण किसका संश्लेषण करेगा? वसा या लिपिड का संश्लेषण करेगा। ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, कितना प्रतिशत भाग चिकना है और कितना प्रतिशत भाग इसका खुदरा है, चिकना भाग किसका निर्माण कर रहा है, खुदरा भाग किसका निर्माण कर रहा है, क्योंकि आगे भी कोशिकांग आएंगे, जैसे गोल्जी काय आएगा तो SER जो है वो गोल्जी काय का निर्माण कर रहा है। इधर इसके लास्ट में गोल्जी काय भी उपस्थित रहेंगे। तो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर कि हमारे राइबोसोम जो है उन्होंने मिलकर क्या काम कर दिया, इधर चिकने ने मिलकर के क्या काम कर दिया, क्योंकि ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। आप सभी है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा, और एक बार इनको अपने नोट्स को भी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि बिना पढ़े आगे बढ़ोगे ना तो चीजें संभव नहीं हो पाएंगी, है ना। ये ब्रेन इतना ही है, इसको चीजें लोड देने की आवश्यकता नहीं, जितना लिखो एक क्लास में वो याद होना चाहिए, उसके बाद दूसरी क्लास लेनी है ना। बार बार ऐसा थोड़ी कि सफल होते जाएंगे, पहले क्लास लो, कंटिन्यू मैटर को कंप्लीटली लिखो भी, और ब्रेन के रूप में भी ऐड करो, उसके बाद में आप लोग उसको याद कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।